हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक वन शॉट लेके आ चुकी हूँ जो वॉन्क्शन होने वाली है। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्या होता है इसमें। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है लैन क्लैन का, जहाँ पर अभी एक मैरिज हो रही थी बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से। और वहाँ पे मैरिज में बहुत सारे सेक्ट के लोग आए थे और सब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर में लैन सेक्ट इस सेक्ट में शादी कैसे कर सकती है, क्योंकि ये सेट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। इन लोगों से शादी करने पे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही सबको हैरानी थी। तब सब लोग सोच रहे थे अरे हमारे सेक्ट में शादी की होते इन लोगों को कितना पावर मिलता, इनकी पावर डबल हो जाती। और वैसे भी लैंड सेक्ट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, पर यहाँ पे जिस सेक्ट में शादी हो रही है वो सेक्ट तो एकदम ज़्यादा ही कमज़ोर है। वहाँ पे एक ओमेगा राज करती है। तो इसलिए सब लोग हैरान थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि हम वो लोग लैंड सेक्ट में आए थे। और जहाँ पे आए रहो, जिनका नमक खाओ, उनके बारे में बुरा तो बोल नहीं सकते उनके मुंह पे। हाँ, पीठ पीछे कुछ भी लोग बोल देते हैं, पर मुंह पे तो नहीं बोल सकते। तो इसीलिए कोई उन लोगों से सामने जाके बात नहीं कर रहा था। सब लोग अपने में ही ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आखिर में लैंड सेक्ट की इतनी मजबूरी क्या हो गई जो इन्हें यहाँ पे शादी का प्रस्ताव भेजना पड़ा और यहाँ पे शादी करनी पड़ी। किसी को समझ में नहीं आता और सब लोग बस हैरानी से ये सब चीज़ें देखे जा रहे थे। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक कमरे में एक लड़का बैठ के रो रहा था और कह रहा था मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मदर, मुझे मत करवाओ ये सब, मैं नहीं करना चाहता। पर उसकी मदर उसे देखती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है खींच के और कहती है देखो, इस शादी पे हमारे राज की पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी की वजह से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। हम कितने ज़्यादा ही रिच हो जाएंगे, कितने ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएंगे। फिर कोई भी सेक्ट हमारी तरफ ऐसे आंख उठा कर देखने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुमने मना कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। और ये कह के वो चिल्लाती है। पर जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे बुरा लग रहा था आखिर में उसके साथ ऐसा क्यों होता है। हर कोई बस उसी के पीछे पड़ा रहता है। वो लड़का बस वही सोचा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वहीं पे उसके दो भाई बहन बैठे हुए थे जो बस शांत मन से उसी को देखे जा रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के को, एक लड़का खड़ा होता है और कहता है जियानचन तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारी शादी अच्छे से होगी। पर जियानचन रोए जा रहा था और कह रहा था मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम जानते हो नबीन, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, पर माँ को बस पावर चाहिए, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे बारे में नहीं सोचती है, वो बस अपने बारे में सोचती है। तब विंग कहता है नहीं नहीं जियानचन, ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमारे बारे में सोचती है, इसलिए वो ये फैसला उठा रही है। तब जियानचन कहता है हाँ तुम तो बोलोगे ही, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई भी घाटा नहीं है, तुम्हें तो आराम से जियान सेक्ट में रहने का, फ्री का खाने का मिलेगा। और मुझे यहाँ पे 3000 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे सबके हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे यहाँ के एक फुनान की ड्यूटी निभानी पड़ेगी, जो कुछ भी मुझे करना नहीं है। अरे मैं तो लैंड सेक्ट में आना भी नहीं चाहता था, मुझे मजबूरी में बस मॉम ने ला के खड़ा कर दिया, मुझे इस जगह मॉम ने ला के खड़ा कर दिया जहाँ मैं कभी नहीं आना चाहता था। और ये कह के जियानचन रोने लगता और ये देख के विंग को बुरा लग रहा था। अब हमें दिखाया जाता है सीधा वेडिंग हॉल का सीन। वहाँ पर अब लैंड फैमिली, जियान फैमिली आ चुकी थी। दोनों फैमिलीज आमने सामने थे और उनका ओमेगा अब अल्फ़ा के सामने जाता है और वहाँ पे शादी शुरू हो जाती है। पर वो जो ओमेगा था वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था और जो अल्फ़ा था उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो एकदम रूड फेस बना के, स्टिफ फेस था, कोल्ड, मतलब उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा डार्क और कोल्ड था कि कोई भी इंसान डर जाए। तो इसीलिए उस ब्राइड को भी डर लग रहा था जो उसके बगल में खड़ा था। और यहाँ पे वो डरते हुए बस सारे रिचुअल्स को फॉलो करता और वहाँ से जब वो जाने लगता है तभी वहाँ पे का गेट खुलता और वहाँ से जियानचन अंदर आता है। और जियानचन को देख के सब लोग हैरान कि आखिर में जियानचन यहाँ पे है तो ये कौन है। और ये मैडम यूँ सोचती और वो तुरंत जाती हैं और उस जो वेल था उसको हटा देती हैं। और वेल हटाने के बाद वो देखती हैं और वो एकदम शॉक, और वो विंग को देख के कहती है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो विंग, मुझे समझ में आ रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता है मॉम मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने बस जियानचन की हेल्प की है, जियानचन शादी नहीं करना चाहता था मॉम, और इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता। और इधर जो विंग की मदद थी वो तो एकदम हैरान सी थी और वो बस जियानचन को देख रही थी, विंग को देख रही थी, एक बार जियानचन को देख रही थी, एक बार विंग को देख रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और इधर जो विंग था वो अब कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी जो
कुनान थे वो खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ पे ये क्या चल रहा है, आपने हमें धोखा दिया, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं, आपने ब्राइड कैसे बदल दी। तब मैडम यूँ कहती है देखिए मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ, पर मैं कुछ नहीं जानती। और यहाँ पर जियान चंद कहता है मॉम अब क्या होगा, हम क्या करेंगे मॉम, क्या करेंगे। और ये कह के जो जियान चंद था वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो बस विंग के पास आता और विंग को पकड़ के कहता विंग ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों किया विंग, सब कुछ अब बर्बाद हो गया। तब विंग रोते हुए कहता जियान चंद ये मैंने तुम्हारे लिए किया था, मुझे पता था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, इसलिए मैंने ये सब किया। तब जियान चंद उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया विंग, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया विंग, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और ये कह के वो रोने लगता है चिल्ला चिल्ला के नीचे बैठ के। और विंग को समझ में नहीं आता ये क्यों रो रहा है, पहले तो शादी करने के लिए मार खाया था और अब जब शादी नहीं हुई तो उसको आके मार रहा है और फिर उसके बाद कह रहा है लाइफ बर्बाद हो गई, ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो जियान चंद था वो तो रोने लगा था, आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगा था, उसका तो अलग ही चल रहा था। और यहाँ पर बस विंग देख रहा था और कहता जियान चंद ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया, तुम्हें ही तो शादी नहीं करनी थी इसलिए मैंने किया। तब जियान चंद कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे ये शादी करनी थी, तुमने क्या कर दिया विंग, ये क्या कर दिया। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है, हमें बताओ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम इस धोखे को ऐसे जाने नहीं देंगे, बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है। हमने आपके बड़े लड़के की शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, ना कि आपके छोटे बच्चे के लिए। और ये कह के कुनैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो दाढ़ी को सहलाए जा रहे थे और इधर जो जियान था वो रो रहा था। और मैडम को समझ में तो वो क्या करे, एक तरफ विंग रो रहा है, एक तरफ जियान रो रहा है और एक तरफ ये बुढ़ा कुनैन उन्हें धमकियाँ दिए जा रहा है। मैडम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो आती है विंग के पास और कहती है विंग ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे अभी बहुत गुस्सा लग रही है और मैं इस गुस्से में अपना आपा खो के कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताओ क्या चल रहा है। तब जो विंग था वो रोने लगता है और वो कहता है मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि जियान चंद ये शादी करना चाहता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि जियान चंद ये शादी करना चाहता है तो मैं नहीं करता मॉम, नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने भाई की खुशियाँ ऐसे थोड़ी ना छीन सकता हूँ। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तभी जो मैडम थी वो कहती है देखो विंग मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ बेबी, पर मुझे बताओ आखिर में बात क्या हुई है, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हारी बातें अच्छे से समझूंगी, अच्छे से जानूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगी कि तुम्हारी गलती क्या है। और वो विंग से बहुत अच्छे से बातें कर रही थी एकदम प्यार से। और ये जियान चंद देख के हैरान था और वो खड़ा होता और कहता मॉम अब ये क्या कर रही हो, आप मेरी माँ हो कि नहीं, और वैसे भी ये तो आपका सौतेला बच्चा है, फिर भी आप इसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो। और मुझे आपने थप्पड़ मारा और इसने जो मेरी जगह लेके शादी कर ली, उसका क्या मॉम, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, आप हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करती हो, आप हमेशा से विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो मॉम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो मॉम, क्यों करती हो। तब मैडम यूँ जो थी वो कहती हैं देखो जियान चंद मैं बात कर रही हूँ ना, तुम शांत रहो, और अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो विंग से कहती बच्चा बताओ क्या हुआ है मुझे बताओ। तब जो विंग था वो लंबी सी सांस लेता और फिर उसके बाद वो बताना शुरू करता है कि जब मैडम व्यू ने मारा था जियान चंद को, जियान चंद शादी नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने जियान चंद को एक रूम में बंद करके उसकी जगह पे अब दूसरा ड्रेस पहन के वो आके खड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसे पता था कि अगर जियान चंद को पता चला तो जियान चंद आपके खिलाफ नहीं जाएगा। और विंग नहीं चाहता था कि जियान चंद की खुशियाँ ख़राब हो और जियान चंद ज़िंदगी भर ऐसे रोता रह जाए। हाँ विंग रह लेगा क्योंकि विंग को किसी से भी प्यार नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से भी उसकी शादी हो जाए उसे पता है कि उसकी लाइफ ऐसे ही कटेगी। पर जियान चंद तो अपने सेक्ट में रहना चाहता है, वो वहीं पर ही मार्शल आर्ट सीखता है, तलवारबाजी सीखता है, जैसे वो अपने सेक्टर को संभाल सके। उसने इतनी मेहनत की है तो विंग उसकी मेहनत को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकता है। पर इसीलिए उसने ये सब किया। और वैसे भी विंग शुरू से ये सब सीखने में कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए उसने ये शादी कर ली कि वो अपने फैमिली के कोई तो काम आए। और ये कह के विंग रोने लगता और जियान चंद कहता ओह तो ये बात है, तुम बस लैंड फैमिली का रुतबा चाहते थे, यहाँ का पैसा चाहते थे और कुछ नहीं, तुम्हें बस ये करना था कि तुम सबको अपने सामने झुकाओ। और वैसे भी ये शादी नहीं मानी जाएगी, ये शादी माननी ही नहीं है, क्योंकि मुझसे शादी होने वाली थी लैंड वांगशी की, तो ये शादी मान्य हो ही नहीं सकती। और ये कह के वो विंग को देखता है। तभी जो मैडम थी वो जियान चंद को शांत करने लगती है, पर जियान चंद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर वो विंग को धक्का देने लगता है। उसके मतलब जो वांगजी और विंग थे उनके हाथ में एक रेड थ्रेड भी बांधा गया था, उसको तोड़ने लगता है, खोलने लगता है, सब कुछ करने लगता है।
और यहाँ पे जब वांगजी देखता है कि उसकी तरफ मतलब जो जियानचैन है वो आ रहा है रेड थ्रेड को खोलने के लिए, ये देख के वो तुरंत जियानचैन को धक्का मारता है और इतनी तेज धक्का मारता है कि वो जाके सीधा गेट के पास गिरता है। और जब जियानचैन लैन वांगजी को देखता है तब कहता है तुमने मुझे धक्का कैसे मारा, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो बस एक ही बार बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तब कुरन कहते हैं वांगजी तुम शांत रहो, मुझे बात करने दो। तब वो मैडम यू के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, आप बताइए हमें, हम क्या करें। तब मैडम यू अपना सर नीचे कर लेती हैं और कहती हैं मुझे पता है मुझसे गलती हुई है पर मैं क्या कर सकती हूँ, और अगर आपको विंग नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं ये शादी तोड़ दूँगी और फिर विंग की जगह जियानचैन से लैन वांगजी की शादी करा देंगे। और ये सुनते ही लैन वांगजी मैडम यू को देखने लगता है और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। और इधर जियानचैन तो तुरंत खुश होकर खड़ा होकर आता है और कहता है हाँ हाँ मम, आपको यही करना होगा, आपको मेरी शादी लैन वांगजी के साथ करानी होगी, मैं लैन वांगजी के साथ शादी करना चाहता हूँ। और ये कह के वो लैन वांगजी को देखने लगता है। तब मैडम कहती है हाँ ठीक है, और ये कह के वो जाती है और विंग के हाथ का जो रिबन बांधा हुआ था उसको खोलने लगती है। और इधर लैन वांगजी जैसे देखता है कि वो जा रही है उस रिबन को टच करके खोलने के लिए, ये देख के वांगजी तुरंत विंग का हाथ पकड़ता और अपने पीछे कर लेता और कहता नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, लैन क्लैन में एक बार शादी होती है और एक बार प्यार होता है और मेरी शादी हो चुकी है तो मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए मेरी शादी हो चुकी है और मैं किसी के भी कहने से मैं अपने ओमेगा को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये कहते हुए वांगजी अपने अंकल को घूरता है। तब उसके अंकल वांगजी को ऐसे देखते तब वो कहते हैं हाँ वांगजी सही कह रहा है, लैन क्लैन में एक ही बार शादी होती है और एक ही बार प्यार होता है और अब जियानचैन की शादी नहीं हो सकती वांगजी से। तब जज कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, मैं वांगजी से शादी करना चाहता हूँ। तब सब लोग हैरानी से देखते हैं और विंग कहता है गगा आप ये क्या कह रहे हो। तब तो जियानचैन तो वो कहता है विंग तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया विंग, सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई विंग, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है और इधर विंग वो पूछता है कि आखिर में बात क्या है। अब हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है थोड़ा सा कि जब जियानचैन अपने सेक्ट में था, जियान सेक्ट में, तब वहाँ से एक बार वो ट्रैवल करने के लिए नी सेक्ट गया था किसी काम से और वहाँ पे उसने पहली बार सेकंड डेड लैन को देखा था। और वो देखने के बाद बस लव एट फर्स्ट साइड हो गया था उसको और वो लैन वांगजी को बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा ही। और वो लैन वांगजी से शुरू से ही शादी करना चाहता था। जब वो नी सेक्ट में था तब लैन वांगजी को वो देखा करता था छुप छुप के, और लैन वांगजी जहाँ जाता था उसके बारे में पता लगाता था। उसे ये भी पता चला कि वांगजी की लाइफ में आज तक कोई ओमेगा या मतलब लड़की नहीं आई है, ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा बेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने गलती से बोल दिया था, कोई भी लड़का या फिर लड़की उसकी लाइफ में नहीं आई है। हाँ लेकिन जो बॉयज़ मैरिज है वो नॉर्मल है, ठीक है। तब हम ये सब जियानचैन को पता चला और जियानचैन ये सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। उसे तो वांगजी एक ही बार में पसंद आ गया था और वो वांगजी के बारे में जानने के लिए वो नेहो सेंग से भी बातें करता था। नेहो सेंग भी अलग अलग चीज़ें वांगजी के बारे में बताता रहता था जिसको सुन के उसको बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही अब उसके दिन बीतने लगे थे, वो हमेशा वांगजी के बारे में पता लगाए रखता था क्योंकि नेहो सेंग उसका सबसे अच्छा सोर्स था वांगजी के बारे में पता लगाने के लिए। जो नेहो सेंग के दगा थे वो लैन शिचैन के दोस्त थे और इसी वजह से उसे वांगजी के बारे में कुछ ना कुछ खबर मिलती रहती थी और वो जियानचैन को बताता था क्योंकि नेहो सेंग को पता था कि जियानचैन लैन वांगजी को पसंद करता। और आज जो हुआ है उसमें वो समझ रहा था कि उसकी शादी लैन शिचैन से हो रही है। तब जो जियानचैन था वो अपने प्यार के सामने वो उसके भाई का नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने ये सब कहा कि उसे यहाँ शादी नहीं करनी, उसे ये सब नहीं करना है। अगर उसे पता होता कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो लैन वांगजी है तब जियानचैन खुशी खुशी शादी कर लेता, पर वो नहीं कर पाया। उसके साथ सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। यही सब वो सोच के बहुत ज़्यादा ही परेशान था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था प्लीज़ वांगजी ये शादी तोड़ दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा वांगजी, नहीं रह पाऊँगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रोता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो, मेरी मदद करो, मैं वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, प्लीज़ वांगजी प्लीज़। पर वांगजी उसकी बात सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। वांगजी तो उसकी तरफ देखे तक ना ऐसे मतलब रिएक्शन था। और इधर जो जियानचैन था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और इधर विंग को ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो कह रहा था जियानचैन तुम प्यार करते थे, तुम ऐसा कैसे मुझसे बोला होता, मैं तुम्हारी
हेल्प करता जियानचन, मैं तुम्हारी हेल्प करता। तब जियानचन कहता है तुम तो चुप रहो विंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी खुशियाँ चली गई, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई विंग, सब कुछ बदल गया विंग, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये कह के जियानचन रोने लगता है। और ये सब सुन के विंग के दिल पे तो एकदम जैसे लग रहा था कि कोई खंजर डाल रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, वो रो रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और यहाँ पर जो लान वांगजी था उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था, उसे जैसे वो पत्थर दिल था, उसे तो जियानचन के रोने धोने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तरस भी नहीं आ रहा था कि वो तरस की वजह से जाके जियानचन को उठा के 2 मीठे बोल ले। और यहाँ पे जो जियानचन था वो रोने लगा था और मैडम यो को भी बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और वो जियानचन के पास जाती और कहती है जियानचन ये तुम क्या कर रहे थे, तुम शांत हो जाओ जियानचन। तब जियानचन कहता पर मॉम मैं वांगजी से बहुत प्यार करता था, मॉम बहुत प्यार करता था, मुझे वांगजी बहुत पसंद था, मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था। तब जो विंग था वो जियानचन के सामने जाता और कहते जियानचन मुझे माफ़ कर दो जियानचन, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जियानचन, मुझे माफ़ कर दो। तब जो जियानचन था वो कहता विंग मैं तुमसे नफरत करता हूँ विंग, नफरत, और इस नफरत की आग में तुम जलोगे विंग, जलोगे, देख लेना तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे विंग, कभी नहीं खुश रहोगे। ये मैंने अब पूरे दिल से बोला है, ये याद रखना। और ये सुनते ही विंग की आंखों से आंसू गिरने लगता है और विंग वहीं पे रोने लगता। और ये देख के वांगजी जाता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के फुनान के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो जियानचन था वो वांगजी को देखता और कहता है यहाँ वांगजी मैं तुमसे प्यार करता था, अगर हमारे बीच में ये विंग नहीं आया होता तब ऐसा कुछ नहीं होता। वांगजी प्लीज़ वांगजी मेरी बातों को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार। तब वांगजी कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ, वैसे भी मेरी ये अरेंज मैरिज थी और मेरी जिससे भी शादी हो गई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो भी चीज़ें तुम्हें पहले मिलने वाली थी तुम्हारे क्लाइंटों को वो चीज़ें अभी भी मिलेंगी, तो अब हम इसे यहीं पे रोकते हैं। और मेरी शादी हो चुकी है और हमें अब आगे के रिचुअल्स फॉलो करने होंगे। पर जियानचन खड़ा होता और कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने सामने ये सब नहीं देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ। तभी वांगजी कहता ओह तो नहीं देख सकते हो तो यहाँ से दफ़ा हो। और ये कह के वो बहुत ही रूड वे में बोलता और ये सुन के विंग को भी बुरा लग रहा था, विंग भी रो रहा था। तभी जो जियानचन था वो जाता विंग के पास और कहता विंग तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, याद रखना विंग, तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है विंग। और ये कह के जियानचन चिल्लाने लगता और विंग के तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते, वो तो एकदम बेचारा रोए जा रहा था। उसे समझ में नहीं आता ये इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने अपने भाई की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। सच में वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया अपने भाई का। यही सोच के विंग रोए जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और फिर हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं अब जो जियानचन था वो वहाँ से चला गया था दूसरी जगह पे, और जियानचन अभी बैठ के बस रोए जा रहा था और कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग बस मुझे ही परेशान क्यों करते हैं, मैंने कितना अच्छा सोचा था विंग के बारे में, विंग मेरा भाई है, वो मेरे साथ अच्छे से रहेगा, पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कह के वो रोने लगा था। पर अब आगे क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब उसके पास टाइम था तो उसने इतना बड़ा नाटक किया और वहाँ से अब वो निकल चुका था और लैंड क्लैन के बाहर बैठा हुआ था, लेकिन अंदर से संगीत की, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि आगे की रिचुअल्स परफॉर्म हो रही थी। और इधर भी ये सारी रिचुअल्स तो कर रहा था पर उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, वो रो रहा था फूट फूट के और कह रहा था सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी जियानचन से, मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मैं करना क्या चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता ये क्या हो गया। और जियानचन बाहर बैठ के सोचने लगता है कि जब उसने अपनी माँ से झगड़ा किया था कि उसे शादी ये नहीं करनी है चाहे जो हो जाए, तब जो उसकी मॉम थी वो वहाँ से तो चली गई थी थप्पड़ वप्पड़ मार के। तब वो बाहर निकला था और बाहर निकलने के बाद वो घूम रहा था और तभी उसे पता चला कि शिचैन तो यहाँ पे हैं, वो कोई काम करा रहे हैं। ये देख के वो सोचता है कि जाके वो देखे और वो वहीं पे जाता है और छुप के देखने लगता है। और शिचैन नॉर्मल कपड़ों में थे, जो वाइट ड्रेस था उसमें ही थे। और ये देख के जो जियानचन था वो परेशान जाता है कि आखिर में ये वाइट ड्रेस में तो उसकी शादी किससे हो रही है, आखिर में दूल्हे को रेड ड्रेस में तैयार रह के बैठना चाहिए ना, क्योंकि उनकी शादी कुछ ही देर में होने वाली है। और तभी वहाँ पे जो उनके सेक्ट के कुछ सैनिक थे वो आते हैं और जो लैन शिचैन थे उन्हें बताते हैं कि उनके ब्रदर को जो फोरहेड रिबन बांधने की रिचुअल है, वो जो रिचुअल है फोरहेड बांधने की, वो लैन शिचैन को ही करना होगा। और ये सुन के
जो जियाचन था वो एकदम शॉक हो गया था और तभी उसे पता भी चल गया कि उनके सेकंड मास्टर मतलब लैन वांगजी। और ये सुन के जियाचन बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। वो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था ये जान के कि उसकी शादी लैन वांगजी से हो रही है, जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ वो शादी करना चाहता था, उसके साथ उसकी शादी हो रही है। ये सोच के वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और तभी वो अंदर गया था विंग को बताने के लिए ये सब। पर वहाँ पर जो विंग था वो तो बैठा हुआ था, लेकिन यानली नहीं थी। तब जो जियानचन था वो विंग के पास एक्साइटेड होकर जाता है बताने के लिए, पर उससे पहले विंग उसे एक रूम में लेके जाता है कि उसे कुछ बातें करनी है। और वहाँ ले जाने के बाद वो उसे लॉक कर देता है। और ये देख के जियानचन एकदम परेशान हो गया था कि आखिर में ये विंग क्या कर रहा है। पर विंग ने अब उसे लॉक कर दिया था और उसके पास भी भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। और यहाँ पे वो कहता है विंग मुझे बाहर निकालो, विंग मुझे मुझे तुमसे कुछ बताना है। तब विंग कहता है जियानचन मुझे माफ़ कर दो, पर मैं जानता हूँ तुम शादी नहीं करना चाहते और इसलिए मैं तुम्हारी जगह खुद जा रहा हूँ। और ये कह के वो सारे जो ड्रेसेस थे उन्हें पहनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर जियानचन खटखटाता ही रह जाता है। और अभी को जब उसका डोर का जो लॉक लगा था वो धीरे धीरे उस पर मारते मारते ढीला हो गया, तो वो निकल गया। इस वजह से जियानचन यहाँ तक पहुँच पाया। और जियानचन अभी बस यही सब सोच रहा था और कह रहा था मेरे साथ ये तुमने क्या कर दिया अभी, क्या कर दिया। लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा विंग, बर्बाद कर दूंगा। और वैसे भी तुम मेरे सौतेले भाई थे, तो मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कह के जो वांगजी था मतलब जो जियानचन था वो बस एक आंसू और गिरा था और वो शांत हो जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो अभी बैठा हुआ था, क्योंकि सब लोग आ रहे थे, सब लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे, तो इसलिए विंग चुपचाप बैठा हुआ था। और वहाँ पर ही वांगजी भी बैठा हुआ था और विंग की आंखों से आंसू भी गिर रहा था, क्योंकि उसे उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। वो अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो अपने भाई का प्यार कैसे छीन सकता है। पर यहाँ पे शादी एक ही बार होती है, तब विंग इसमें क्या करे, इसमें विंग की क्या गलती है। विंग हर जगह अच्छा करने जाता है लेकिन उसके साथ बुरा ही हो जाता है। और विंग ये सब सोच रहा था और अभी भी वो रोए जा रहा था, पर बेचारे का क्या होगा। अब विंग यही सोच रहा था और विंग सोचते हुए कहता छोड़ो जाने दो, अब मैं जियानचन को समझाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बातें ज़रूर समझेगा और वो सोच समझ के मुझे माफ़ भी कर देगा। और ये कह के विंग अपने मन में यही अच्छी थिंकिंग सोचता है और फिर वो ध्यान देता है। और फिर उनका खाना खाने का टाइम आता है, क्योंकि सब लोग अब खाना खा के जाएंगे ना, तब वहाँ पे विंग और वांगजी का भी खाना आता है। और जब विंग का खाना आता है विंग उसको देखता है, लेकिन उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। इस वजह से नहीं कि ये खाना स्पाइसी नहीं, हाँ वो अगर उसकी शादी हो रही होती और वो खुश होता, वो इंजॉय करता, तब वो ज़रूर खाने में नुक्स निकालता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल खाना था। पर अभी उसके दिमाग में बस जियानचन चल रहा है कि जियानचन ठीक होगा ना, कहीं जियानचन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, जियानचन कहीं कुछ कर ना ले। पर जियानचन इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो कुछ भी बुरा हो और अपने साथ कुछ भी कर ले, तो इसलिए इस चीज़ से विंग कहीं ना कहीं निश्चिंत था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे जियानचन के लिए बहुत ज़्यादा ही दुख लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कहीं जियानचन ने अगर कुछ कर लिया तो उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, यही सब वो सोच रहा था। पर अब भी वो कुछ नहीं कर सकता है, यही बस विंग सोचे जा रहा था और अपने आप को बहुत कोसे जा रहा था और कह रहा था सब मेरी गलती है, सब के सब मेरी गलती है। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। वो बस खाने को देख रहा था। तभी वहाँ पे जो एक मेड थी वो कहती है मास्टर आपको ना पसंद आया तो आप बताइए, हम आपके लिए दूसरा खाना लेके आए। तब विंग उनकी तरफ विंग का ध्यान जाता है, तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे मुझे नहीं चाहिए। और ये कह के वो बस उस खाने को देख रहा था और उसमें अपने चॉपस्टिक को घुमाए जा रहा था। लेकिन विंग को पता भी नहीं चला कब इतना देर हो गया कि सब लोग खाना खा चुके थे और सबके सामने से प्लेट हटाई जा रही थी। और अब विंग के भी सामने से प्लेट हटा दी जाती है एक साथ ही। और विंग देखता है उसका खाना चला गया, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे भूख लगी ही नहीं थी। और मैडम यू बस विंग को ही देखे जा रही थी घूर घूर के। और विंग डर रहा था कहीं उसने ये सब करके कहीं कोई सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो उसकी माँ उसे ऐसे घूर रही है। पर वो अभी कुछ नहीं जानता, वो क्या करे, वो तो खुद ही मजबूर है। यही सब विंग सोच रहा था। फिर हमें दिखाते हैं अब यहाँ से विंग और वांगजी को उनके रूम में जाना था और यहाँ से विंग और वांगजी अपने रूम में जा रहे थे। और यहाँ जियानचन बाहर से अब अंदर आ चुका था, जो लैंड सेक्टर का गेट था वहाँ से अंदर आता है और वो देखता है विंग और वांगजी अपनी फर्स्ट नाइट के लिए जा रहे हैं कमरे में। ये देख के विंग के
तरफ देखता है जियाचन और उसका दिल और भी ज़्यादा टूट रहा था। उसे बहुत बुरा लगा था। वो सोच रहा था कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो गया, और वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। और फिर वहाँ से वो मुड़ के चला जाता है अपने कमरे में। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जियाचन के कमरे में। वहाँ पे मैडम भी जाती है और कहती है जियाचन ये क्या बदतमीजी थी, तुमने विंग को क्यों मारा। तब जियाचन कहता है मम आप ये क्या कह रही हो, आपको पता है ना कि विंग मेरा सौतेला भाई है और आप हमेशा उसी की साइड क्यों लेती हो। मुझे उस इंसान से कोई भी नफरत नहीं है, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मॉम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम नहीं उसके साथ रहना चाहते हो, लेकिन मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को समझो जियाचन, हम नहीं छोड़ सकते हैं विंग को। विंग मेरे बच्चे की तरह है, मैंने उसे पाला है। और तुम अभी बहुत चीज़ें हैं जो नहीं जानते हो, और अभी ये सब पन्ने खुलने बाकी हैं। तब जियाचन कहता है मॉम अगर ये पन्ने खुलने बाकी हैं तो ये पन्ना खोल के मुझे दिखाओ कि आखिर में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहती हो। मैं जियाचन लैन वांगजी से शादी करना चाहता था, प्यार करता था, पर आपकी वजह से ये सब हुआ है। तब मैडम यूँ कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुमसे मैंने कहा था ना शादी करने को, पर तुमने मना कर दिया। तुम नाटक मचा रहे थे जिसकी वजह से मैंने तुम्हें मारा, और विंग को तुम्हारे लिए बुरा लगा इसलिए उसने तुम्हारी जगह शादी कर ली, और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। चुपचाप रहो जियाचन। तब जियाचन कहता मॉम आपकी गलती है, बस आपकी गलती है मॉम, आपने उस लड़के को हमारे घर पे लाया है क्यों। अरे वो सड़क पे मर रहा था, जी रहा था, जैसे भी रह रहा था, उसे रहने दिया होता, हमारे घर पे क्यों लाए। तभी यहाँ ले आती और कहती है जियाचन ये कैसी बकवास कर रहे हो, विंग हमारा भाई है। तब जियान कहता ओ बस करो शिजी, भाई भाई भाई, मैं उसका नाम सुन के परेशान हो चुका हूँ, वो मेरा कोई भाई वाई नहीं लगता, और वैसे भी हम दोनों तो ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, तो वो भाई कैसे हुआ। और एक बात और, वो आपका भी कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, और मैं आपका सगा भाई हूँ, आप मेरा ध्यान दो ना कि उसका, उस इंसान का। और ये कह के जियाचन अपने दांतों को पीस लेता है जोर से। और इधर जो यानी थी वो कहती है तुम बस बकवास कर रहे हो जियाचन, और वैसे भी मुझे तुम्हारे बकवास में पढ़ने का कोई भी चक्कर नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी। और यहाँ पे जो जियाचन था वो बैठ के रो रहा था और कह रहा था सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। और ये देख के मैडम यूँ भी वहाँ से चली जाती, क्योंकि उन्हें ये सब नहीं देखना था, उनका बच्चा रो रहा है और इधर यानली गुस्सा करके चली गई। तो अभी मैडम ये सब फेस नहीं करना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, अभी उन्हें कुनैन के पास जाता है क्योंकि कुनैन ने उन्हें बुलाया है। अब देखो आगे क्या होता है कि कुनैन उनके साथ कैसे बिहेव करता है, तो ये आगे ही देखने को मिलेगा। और इधर जो विंग था वो अभी लैन वांगजी के रूम में जाता है, और अभी उसे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके फेस पे फिर से वेल डाल दिया गया था, और उसे बैठा दिया जाता है लैन वांगजी के बिस्तर पे, जो बिस्तर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और ये टच करते ही विंग समझ जाता है कि हाँ ये लैन वांगजी का बिस्तर होगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, एकदम एकदम रुई उसकी बहुत अच्छी है, समझे। तो वो वहाँ पे बैठ के बस उस बिस्तर को टच किए जा रहा था, और तभी वहाँ पे वांगजी आता, और वांगजी आते ही विंग को देखता है सामने खड़े होकर। और विंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस था और उसे समझ में नहीं आता वो कैसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, पर वो अभी कुछ नहीं बोलता। तभी जो लैन वांगजी था वो आता है और विंग का जो फेल था उसे उठा देता और कहता है अभी हमारे कुछ रिचुअल्स बाकी तो हमें वो करना होगा। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और तब वांगजी दो टी के कप लाता है और उसमें विंग को देता है और खुद लेता है, और दोनों एक दूसरे के साथ पीते हैं। और फिर उनकी ये भी रिचुअल यहाँ पे ख़त्म होती है। और जो रूम था वो बहुत अच्छे से सजाया हुआ था रेड रोजेस से, और उस पूरे रूम में ढेर सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो रखे हुए थे, और कुछ अलग सी महक आ रही थी क्योंकि वहाँ पे कैंडल जले हुए थे, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जो विंग ने कभी नहीं देखी थी और वांगजी ने ऑफकोर्स नहीं देखी थी। तो उन्हें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि विंग अभी बस 20 साल का था और वांगजी जो था वो 25 साल का था। वांगजी थोड़ा बहुत जान सकता था, लेकिन भाई वो भले 25 साल का है लेकिन उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके सेक्ट में ये सब नहीं पढ़ाया गया है, तो उसे नहीं पता है। और तभी वांगजी और विंग बेड की तरफ देखते हैं और वहाँ पर बीच में एक बुक रखा था। ये देख के विंग कहता है ये बुक यहाँ क्या कर रही है। तभी वांगजी वहाँ पे आता है और वो देखता है कि उस पर लैन क्लैन की मोहर लगी है, तो इसका मतलब ये लैन क्लैन की बुक है। तब वांगजी उठाता है और कहता है तुम जाके फ्रेश हो जाओ, और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहता है। तब विंग वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और इधर वांगजी जैसे ही पहला पन्ना खोलता उसमें इतनी ऑकवर्ड पिक्चर थी जो देख के वांगजी का दिमाग ख़राब हो जाता, और वो बस उस फोटो को देखता और तुरंत बंद कर लेता और कहता क्या ये कैसी बुक है फालतू सी, और लैन में ये बुक क्या कर रही है। और ये कह के वो उस बुक को देख रहा था, पर जब उसे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता ये कैसी है क्या है, तब वो पूरा खोल के देखने लगता है, और तब उसे पता चलता है कि
दो लोगों के बीच में क्या कितना कुछ होता है। और ये सब देख के वो कहता है आज तक क्लैन में ये सब तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन ये सब मुझे क्यों दिया गया। तभी वांग जी सोचता है हाँ ये तो दिया ही जाएगा ना, क्योंकि उसकी आज शादी हुई है और ये बुक शादी के दिन ही दी जाती है, तो इसका मतलब इसीलिए उसे दी गई। और ये सोचते ही उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है और वो तुरंत ले जाके उस बुक को छुपा देता है कहीं कोने में कि विंग ना देख पाए। और तभी विंग नहा के आता है और अभी विंग ने अपनी इनर रोब्स पहने हुए थे जिसमें विंग की चेस्ट रिवील हो रही थी। और ये देख के वांग जी का तो गला ही सूख गया था, पर वो अपनी नज़र को हटाता है और वहाँ से वो दूसरी तरफ जाता है और अपने कपड़े लेके चला जाता है बात लेने के लिए। और वो भी बात लेके आता है तो उसने इनर रोब्स पहने थे और उसमें अपना थिक लेयर का भी एक रोब पहना हुआ था। और विंग ने भी अभी पहन लिया था क्योंकि अभी वो लोग सो नहीं रहे हैं, तो इसलिए पहन लिया था। और तभी वांग जी कहता है देखो मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, लेकिन कभी भी मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जो हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा पाऊंगा। हाँ बस तुम्हें हर हक दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है दूसरी तरफ। लेकिन जो वांगजी था वो अजीब तरह बिहेव कर रहा था, विंग के बॉडी में अजीब तरह ईचिंग होने लगती है और वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ये क्या कर रहा है। और वो बस वांगजी को देखे जाता। तब वांगजी कहता है मुझे लगता है हमारे हमारे कैंडल्स में कुछ है। और ये कह के वो जाता है और कैंडल को देखता है और कैंडल को देख के वो बंद करने लगता है। पर जो विंग था वो कहता है अरे आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं, कैंडल को जलने दीजिए ना, कैंडल कितना अच्छा स्मेल करता है। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मुझे लगता है इस कैंडल में कुछ गड़बड़ है। तब विंग कहता है कैंडल में भला क्या गड़बड़ हो सकती है। पर अभी उन लोगों के ऊपर जो कैंडल की स्मेल थी वो हावी हो चुकी थी और दोनों बिस्तर पे आ चुके थे। और बिस्तर पे आने के बाद दोनों ने ही अपने कपड़े अब निकालने लगे थे, दोनों निकट होने लगे थे धीरे धीरे। और अभी दोनों ही अपने होश में नहीं थे, बस उन्हें ये फील हो रहा था कि उन्हें ये गर्मी, ये जो इतनी हॉटनेस है उनकी बॉडी के अंदर ये कम करना है, बस उन्हें यही फील हो रहा था। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखने के बाद जो वांगजी था वो विंग के ऊपर आता है और विंग के ऊपर आने के बाद वो विंग को हल्का सा किस करता है। पर जो विंग था वो पहले तो कुछ भी रिएक्ट नहीं देता क्योंकि वो थोड़ा हैरान था नशे में ही। पर फिर से वांगजी उसे किस करता है। तब जो विंग था वो अभी भी रिस्पॉन्स नहीं देता, पर वांगजी जब उसके लिप्स पे बाइट देता है तब विंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। और ख्यालों की दुनिया से बाहर आने के बाद वो वांगजी को किस करने लगता है, उसको किस बैक देने लगता है। और इधर वांगजी जैसे ही देखता है कि विंग उसे किस बैक दे रहा है, ये देखते ही वो खुश हो जाता है और वो फिर से विंग को किस करने लगता है। और किस करते हुए विंग के पूरी बॉडी पे अपने हाथों को फेरने लगा था और इधर उधर करते हुए वो बस विंग को ही फील करते जाता। और विंग भी अपने हाथों को वांगजी के चेस्ट पर फेरता है, उसके पीठ पर लेके जाता है और उसे सहलाने लगता है उसके चेस्ट और पीठ पर। और इधर वांगजी अब और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और वो सीधा फिर नीचे जाता है विंग की थाई की तरफ और उसके थाइस पे किस करने लगता है। और किस करते हुए वो विंग को देख रहा था क्योंकि विंग मॉर्न कर रहा था और वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि वांगजी क्या बताए, वांगजी को नहीं समझ में आता कि वो इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करे कि विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ओ माय गॉड, वांगजी बस यही सोच रहा था और वो फिर से विंग को अब किस करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी जो वांगजी और विंग थे वो अब अपनी नाइट को स्पेंड करने लगते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट सीन चल रहा था जो विंग भी फील कर रहा था। उसको होश था ही नहीं, जैसे दोनों का दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो चुका था और दोनों एक साथ थे। पर ये नज़ारा कोई इंसान एक विंडो पर बैठ के देख रहा था क्योंकि बस छाया दिख रही थी पर्दे से। और ये सब देखते हुए उसकी हाथों की मुट्ठियाँ बन गई थी और वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए कह रहा था मैं इस चीज़ का बदला लूँगा चाहे जो हो जाए, तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। और ये कह के वो रो रहा था क्योंकि जब वो इस विंडो पर आया तब उसने इस विंडो से ये सब देखा। और फिर उसके बाद उसे आवाज़ें भी विंग की सुनाई दे रही थी और वो विंग की आवाज़ें जितनी भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी उतना ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। और ये हमारा जियांचन था और जियांचन की आंखों से आंसू गिरते हुए वो अपने आंसू को साफ करता और कहता है मैं इन सब का बदला लूँगा, तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम दोनों ने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये कह के वो रोने लगा था पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अभी किसी चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़्यादा ही बेकार है। यही सब वांगजी सोच रहा था, मतलब स्वांजी नहीं यार जियांचन सोच रहा है, मैं नाम में कितना ज़्यादा यार मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जियांचन अभी यही सब सोच रहा था और जियांचन फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब जो आवाज़ें थी वो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी थी जिसकी वजह से जियांचन ये आवाज़ें सह नहीं पा रहा था। उसके कान
उसके कानों में दर्द हो रहा था ये आवाज़ें सुन के, और कानों से दर्द से ज़्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसके दिल में जैसे लग रहा था कोई बार बार चाकू डाल रहा है निकाल रहा है, डाल रहा है निकाल रहा है, और पीसेस में कट कर रहा है उसके दिल को। बस जो वांगजी था, सॉरी जियानचंद था, उसके दिल पे यही हाल थी। और वो रोते हुए अपने रूम पे आता और वहाँ पे देखता है कि उसकी मॉम बैठी हुई है। तभी जो मैडम लैन थी वो कहती है, तो जियानचंद आ गए, कैसा लगा तुम्हें? तुम अपने भाई की वेडिंग नाइट देख के आ रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है? और वो तुम्हारा छोटा भाई है। तब जियानचंद कहता है, ओह मॉम आप तो चुप ही ना करो, मैंने कितनी बार कहा है वो मेरा कोई भाई भाई नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ, नफरत। तब मैडम यूँ कहती हैं, तो आज तक तुम उससे इतना प्यार करते थे कि उसके लिए जान भी देने को तैयार थे, और आज उसने तुम्हारे प्यार से क्या शादी कर ली बस तुम्हारी खुशियों के लिए, और तुम्हें उससे नफरत हो गई। मुझे नहीं पता था कि प्यार इतनी जल्दी होता है और नफरत भी उतनी ही जल्दी होता है। तब जो जियानचंद था वो कहता, मॉम आप यहाँ पे क्यों आई हो, क्यों मेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हो? वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब है, मेरा और दिमाग मत ख़राब करो। तब मैडम भी हंसती और कहती, ओह तो मेरी ऐसी बातें करने से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है? ओह तो जियानचंद मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ बर्बाद ही हो जानी चाहिए। मैडम लैन की बातें सुन के जियानचंद कहता है, मॉम मुझे हर्ट करना बंद करो, वैसे भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और जियानचंद को चक्कर आ रहे थे, वो उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने तो पहले रात में भी नहीं खाया क्योंकि उसकी शादी बिना मन की हो रही थी, और फिर उसके बाद वो सुबह भी नहीं खाया। लेकिन जब उसे पता चला उसकी शादी होने वाली, बेचारे की शादी हो जाती, तब वो कुछ खाता पीता भी। लेकिन अब उसकी शादी भी नहीं हुई, तब इसीलिए जो जियानचंद था वो और भी ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। आखिर में ये क्यों हो रहा है, वो बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा था, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। और यहाँ पे जियानचंद था वो अपने बिस्तर पे अभी बैठा हुआ था और वो रो रहा था, और वो कह रहा था सब कुछ मेरे साथ ही होता है, सब कुछ मेरे साथ ही होता है। और इधर जो बींग था वो और वांगजी पता नहीं कितनी बार ये सब कुछ करते हैं, और फिर वांगजी और विंग थक के सो जाते हैं, और उन्हें अभी कोई भी खबर नहीं थी। वो लोग बस अब सोए हुए पड़े हुए थे। और इधर सुबह के टाइम हमें सीन दिखाया जाता है। सुबह के टाइम वांगजी की आंखें खुलती है, और जब वो उठता है तब वो एकदम हैरान था, क्योंकि उसकी बाहों में जो विंग था वो पड़ा हुआ था। कोई तो है, उसको ऐसा लगा पहले कि उसका चेस्ट बहुत ज़्यादा ही भारी लग रहा था, उसे अजीब तरह फील हो रहा था। तब वो देखता है उस तरफ कि यहाँ पे कौन है, और जब वो देखता है कि उसके ऊपर कोई सोया हुआ और उसके लंबे काले घने बाल जो पूरे बेड पे फैले हुए हैं एक तरफ, ये देख के वो थोड़ा सा साइड होता है और देखता है विंग को। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से सो रहा था एक बच्चे की तरह, और ये देख के वांगजी के फेस पे थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन आता है, लेकिन फिर वो उसके बालों को साइड करता और उसको सुला के अब वहाँ से निकल जाता है बाहर की साइड। और इधर जो विंग था वो अभी सोया पड़ा हुआ था और उसे बहुत अच्छी नींद आई थी, और अभी विंग उठने वाला भी नहीं क्योंकि अभी 5 बज रहा है। और वांगजी जाता है, नहाता है और बाहर आता है। वो देखता है कि विंग अभी सोया हुआ है, पर वो कुछ नहीं करता, और वहाँ से वो बाहर चला जाता है, जाके अपनी तलवारबाजी करता है, ध्यान लगाता है। और फिर वो आता है घर में 8 बजे। 8 बजे जब आता है तब वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। ये देख के उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलता, और वो जाके फिर से मेडिटेशन करने लगता है, क्योंकि अभी उसे विंग का इंतज़ार करना था। वो उसने सोचा कि विंग उठ जाएगा तब ठीक रहेगा, वो दोनों चले जाएंगे। अंकल ने क्योंकि बुलाया था, तो अभी वांगजी इंतज़ार कर रहा था, पर आधा घंटा हो जाता और विंग की बॉडी तो टस से मस्त होने का नाम ले रही थी, मतलब हिलने डुलने का नाम नहीं ले रही थी। तो इसीलिए वांगजी खड़ा होता और वो जाता है और कहता है, उठो उठो विंग, उठो विंग उठो। और ये कह के वो उसे उठाने लगता। तभी जो विंग था वो कहता, हाँ जियानचंद भागो यहाँ से, मुझे सोने दो, तुम लोग मेरी नींद के दुश्मन क्यों बने बैठे हुए हो। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग मैं हूँ लैन वांगजी। और जैसे ही विंग लैन वांगजी सुनता है वैसे वो अपनी आंखें खोलता है, और लैन वांगजी को अपने सामने देख के वो हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ मैं पर तभी वो गिर जाता है क्योंकि उसके बैक में बहुत दर्द था। वो ये दर्द बेयर नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता, और वो बैठ जाता और कहता, ये मेरी कमर इतनी क्यों दर्द कर रही है। तब जो वांगजी था वो कहता है, बैठ जाओ मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। और ये कह के वो कुछ हर्ब्स निकालता है और उन्हें वहीं पे कूटता है और पीसता है, और उसे दे देता है विंग को पीने के लिए पानी मिला के। तब जो विंग था वो कहता है, मैं इसे नहीं पीने वाला, ये कितना ज़्यादा भद्दा स्मेल कर रहा है, मैं नहीं पीऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, तुम्हें पीना पड़ेगा, अगर तुम्हें ये नहीं पियोगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। तब विंग कहता है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, गॉड आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों मेरी वॉट लगा के रखी हुई है। तब
जो जियानचंद था, मतलब जो वांगची था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है विंग के ऐसे बकवास करने पर। जब विंग देखता है कि वांगची का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, वो इसे इग्नोर कर रहा है, तब जो विंग था वो शांत था और वो समझ जाता है कि लैन वांगची सच में कम ही बोलता है, क्योंकि विंग से उसने ज़्यादा बातें की ही नहीं। तब जो विंग था वो एक ही सांस में वो पूरा पी जाता, पर उसका जो जीभ था वो बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा होता था, उसका मुंह पूरा कड़वा हो गया था और वो बार बार बस कर रहा था। और इधर जो वांगजी था वो उसे देखता है पर इग्नोर करके जाता है और वहाँ से पानी लाता है और विंग को देता है पीने के लिए पानी। कहता है ये पानी पी लो, इससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। तब विंग कहता है थैंक यू पानी देने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। और ये कहकर विंग चिल्लाता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है लैंड क्लैन में चिल्लाना मना है, ये हमारे रूल्स में। तब जो विंग था वो कहता है ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये रूल्स है, मैं भी पागल हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ, भगवान मुझे बचा लो। और ये कह के वो फिर अपने सर पे हाथ मारता है, पर बेचारा क्या ही कर सकता है जब उसकी अब ऐसे ही वोट लगनी है। तो अब वो उठता है और धीरे से जाता है, तैयार होता है नहा धो के, और तैयार होने के बाद वो बाहर आता है और वांगजी कहता है चलो मेरे साथ, हमें अंकल के पास जाना है, पहले हमें ब्रेकफास्ट करना है फिर अंकल के पास जाना है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है चलो। और अभी 9 बज चुके थे और ये लोग जब पहुँचते हैं तब कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे, कुछ लोग अभी कर ही रहे थे, जो लोग धीरे धीरे करने वाले थे। तब वांगजी और विंग बैठते और वहाँ पे विंग के सामने खाना आता और विंग कुछ भी बोले बिना वो खा लेता। और मुंह तो अजीब अजीब बना रहा था, जिससे पता चल रहा था कि विंग को ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन विंग मजबूरी में खा रहा है। पर इस सब चीज़ों पे वांगजी ध्यान नहीं देता, उसे इन सब बातों से अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो वो ध्यान भी नहीं देता है इन सब बातों पे। और वो खा के उठता है और विंग भी खड़ा होता है। तब वांगजी कहता है चलो अंकल ने बुलाया है, आज फैसला होगा आगे क्या होना है। तब विंग कहता है क्या फैसला होगा, हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे, बस बात खत्म, सब कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और फिर तुम और जियानचंद शादी एक साथ कर लेना और अच्छे से रहना, समझे। और ये कह के वो आगे जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो पीछे से विंग को घूर के देखता है, फिर वो अपना सर हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है विंग के साथ कुनैन के रूम के सामने। और कुनैन के रूम के सामने जाने के बाद अब तो विंग की हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की, वो डर रहा था कि कहीं कुनैन कुछ फेंक के मार ना दे। तभी जो वांगजी था वो आता है और कहता है तुम अंदर क्यों नहीं गए। तब जो विंग था वो कहता है मैं आपका इंतज़ार कर रहा था हस्बैंड, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। और ये कह के वो वांगजी को देखने लगता और वांगजी उसको देखता है, घूरता है कि अभी तो डिवोर्स की बात कर रहा था, अब हस्बैंड की बात। मतलब वांगजी के मन में ये बात चल रही थी, पर वांगजी अभी कुछ नहीं कहता है। विंग और वांगजी पहुंच चुके थे अंकल के जो रूम था वहाँ पर, और वहाँ पर पहले से ही मैडम यूँ बैठी हुई थी। और मैं बता दूँ फेमियान की डेथ हो चुकी है, फेमियान नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो अभी सब लोग बैठे हुए थे, वो लोग बस अभी देखे जा रहे थे, सब लोग सोच रहे थे कि आखिर में क्या चल रहा है, क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एल्डर्स भी थे और वो एल्डर बस घूर घूर के देख रहे थे विंग को और वांगजी को। और वांगजी आता है और अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है और विंग अभी खड़ा ही था, वो कंफ्यूज था। पर तभी मैडम यू उसे इशारा करती है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तब वो चला जाता है मैडम यू के पास और वहाँ जाने के बाद वो मैडम यू के बगल में बैठ जाता है। अब हमें दिखाते हैं वहाँ पर डिस्कशन होने लगा था कि आखिर में अब क्या होगा। पर जो लैन कुनैन थे वो कहते हैं हमें जो सारे ट्रेड्स हमने स्टार्ट किए थे इस शादी के बाद उन सबको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो वांगजी है उसकी शादी जियानचंद के साथ होने वाली थी, तो हम इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें, हम नहीं देंगे कुछ भी। तब मैडम यूँ कहती है पर आपकी बेटी की शादी मेरे एक बेटी से तो हुई है ना, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि होने वाली है, पर आप ये जानती हैं कि विंग आपका एडॉप्टेड चाइल्ड है और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम नहीं कर सकते हैं वांगजी की शादी विंग से, तो आप हमें प्लीज़ फोर्स मत करिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब मैडम यूँ कहती हैं पर हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए, विंग बहुत अच्छा बच्चा है और विंग बहुत अच्छे से रहेगा यहाँ पे, वो कोई भी नियम नहीं तोड़ेगा। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं देखिए हमें इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, हम बस अपने डिसीज़न पे रहेंगे और हम इस बारे में अब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। और ये कह के कुरैन बस उन लोग को घूरते हैं। तभी जो विंग था वो कहता है देखिए वो आता है सामने और कहता है देखिए, और विंग बार बार बहुत ज़्यादा हकला रहा था, उसे डर लग रहा था अगर ये सब हो गया तो और क्लैन वाले तो उसके एकदम क्लैन पे अपना बैठे हैं आँख गड़ा के कि उन्हें टाइम मिले तो वो जाके वो जगह अपना एक कब्जे में कर लें। लेकिन भगवान की कृपा से अब उसकी मॉम इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने अपने क्लैन को बचा के रखा है। पर अगर जियानचंद की शादी नहीं हुई और विंग की वजह से ये सारा चीज़ कैंसिल हो गया, तब उनके तो
राज पे सब लोग हमला कर देंगे। ये विंग सह नहीं पाएगा और ये सोच के वो तुरंत अपने पैरों पे बैठ जाता और कहता है प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपको अगर सज़ा देनी है तो आप मुझे सज़ा दे सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ ऐसा हो और मैं अपनी फैमिली को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो तो तुम्हारी शादी का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। और ये कह के वो अपना डिसीजन, मतलब एक पेपर था उस पर अपना डिसीजन लिखने लगते हैं, जैसे उस पर जो सारे एल्डर्स हैं वो लोग साइन करते हैं। तब जो विंग था वो कहता है पर मेरे पास एक रास्ता है, आप लोग वैसा कर सकते हो। और ये कह के वो सबको देखता है और कुनैन विंग को देखते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है बोलो क्या कर सकते हो तुम। तब जो विंग था वो सर नीचे करता है और कहता है मैं लैन वांगची को डिवोर्स दे दूंगा। आप लैन वांगची और जियानचन की शादी करा देना, फिर उसके बाद ये अग्रीमेंट चलता रहेगा ना। और ये कह के वो उन लोगों को देखता है, पर जो कुनैन थे वो थोड़े अजीब तरह मतलब घूर रहे थे। फिर वो उठते हैं और कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, आखिर में शादी तो होने वाली थी जियानचन से। तभी जो लैन सिचैन थे वो कहते हैं पर अंकल शादी हो चुकी है और शादी एक ही बार होती है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं हम इसमें कुछ तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी विंग की शादी होने वाली नहीं थी, पहले तो जियानचन की शादी तय हुई थी ना वांगजी से, तो हम क्यों ना वांगजी की शादी करा दें जियानचन से और विंग डिवोर्स दे दे। और वैसे भी ये बात इस क्लैन के बाहर जाएगी भी नहीं और हम हर सेक्ट में मना कर देंगे। तब जो विंग था वो कहता हाँ 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 मैं तुरंत साइन कर दूंगा, आप मुझे डिवोर्स अग्रीमेंट दे दो, मैं साइन कर दूंगा। तभी जो वांगजी था वो ये सब देखता कि ये लोग उसकी डिवोर्स करा रहा है और फिर उसको जियानचन से शादी। इन लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? वांगजी तो साफ साफ पढ़ा हुआ है कि एक बार शादी होता है एक बार प्यार होता है, और शादी भले ही तय हुई थी लेकिन शादी अब हो चुकी है, वो भी विंग से और वो भी हर रिचुअल्स से। तो अब वांगजी ऐसा नहीं होने देगा। और वैसे भी उसने अपनी शादी को कंप्लीट भी कर दिया नाइट स्पेंड कर चुकी, तो वो कैसे डिवोर्स दे सकता है। और ये सोच के वो अपने टेबल पे अपना हाथ मारता है और ये करते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। तभी जो कुनैन था वो कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है? तब वांगजी देखता है और कहता है अंकल मैं शादी नहीं करूँगा, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा विंग को और विंग ही मेरा हस्बैंड रहेगा। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो तुम्हारी शादी जियानचन के साथ तय हुई थी। तब वांगजी खड़ा होकर विंग के बगल में आ जाता है और कहता है देखिए अंकल मुझे पता है कि मेरी शादी जियानचन के साथ तय हुई थी, पर अब उस शादी का कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे भी मैं अब विंग से शादी करना चाहता हूँ। विंग से शादी मेरी हो सॉरी यार पता नहीं क्या मैं बोल दे रही हूँ, विंग से मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी हमारे जो रूल बुक है आप उसको पढ़ लीजिए, और आप नहीं तो मुझे सिखाया कि मुझे रूल्स को फॉलो करना है, तो आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो अंकल, ये बिल्कुल भी बुरी बात है, बिल्कुल ही बुरी बात है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये कह के वो अपने अंकल को देखता और उसके अंकल कहते वांगजी ये तुम क्या बिहेवियर दिखा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बिहेवियर नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता अंकल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या करना है, पर मैं ये शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए, आप चाहे जो कर लो, मैं ये शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता है चलो मेरे साथ। तब विंग कहता अरे अरे मैं तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो और आपसे तुम मेरे हो, और अगर तुमने मुझे डिवोर्स देने की बात भी छेड़ी तो देख लेना तुम्हें मैं ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे, ज़िंदगी भर उस पनिशमेंट से बाहर तो आ ही नहीं पाओगे। और ये कह के वांगजी विंग को घूरता है और फिर उसे लेके जाने लगता है, पर विंग तो अपनी मॉम को देख रहा था। वो कहता मॉम पर मैडम यू भी उसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पे उनका क्या चलेगा, ये तो लैन क्लैन है और ऊपर से सबसे ज़्यादा ताकतवर क्लैन, तो वो क्या कर सकती है। और वो विंग को बस देखती है और वो कहती है विंग बेटा, पर वांगजी उसे लेके चला जाता है और वांगजी बाहर लेके आता है। तब जो विंग था वो कहता है आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है तुम बस मेरे साथ रहोगे समझे, और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है और हर रिचुअल से हुई है, तो अब तुम भाग नहीं सकते। और अगर तुम्हें शादी नहीं ही करनी थी, डिवोर्स ही देना था, तो तुम्हें इससे पहले सोचना चाहिए था। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैंने सोचा था, लेकिन मुझे उस समय बस अपने भाई की खुशी देख रही थी, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगा, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुमसे प्यार करता है, नहीं तो मैं ये सब नहीं करता। तब वांगजी कहता है अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो लेके विंग को चला गया था। और इधर दिखाते हैं उसी रूम में जहाँ पे लैन कुनैन थे, वहीं पे एक और
इंसान बैठा हुआ था जो जियान चंद था, और उसने अपनी मुट्ठी कस के बांध ली थी। जब उसे पता चला कि विंग डिवोर्स दे देगा वांग जी से, फिर उसकी रीमैरिज हो जाएगी, ये सुन के वो खुश हो गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसका फेस एकदम चमक उठा था। लेकिन जब उसने वांग जी की बात सुनी तब उसका दिल छलनी छलनी हो गया, और वो अभी अपने हाथों को एकदम मुट्ठी बना के बैठा हुआ था और कह रहा था, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विंग, सच में मैं अपना बदला लेके रहूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे हमेशा ये दिन याद रहेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ है विंग। और ये कह के जियान चंद अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता और बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जो मैडम यू थी वो जियान चंद के हाथों पे अपना हाथ रखती और कहती है, जियान चंद बच्चा क्या हुआ। तब जियान चंद देखता और कहता है, कुछ नहीं मैम। तब मैडम यू कहती है, देखो देखो बेटा, हमें अपने रूम में चला जाए। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो कुरैन थे वो अब अपने एल्डर्स के साथ कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करने लगे थे, क्योंकि उन्हें विंग को यहाँ नहीं रखना है। उन्हें जियान चंद मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन विंग विंग वो कैसे, और इसके पीछे भी राज है कि वो जियान चंद को क्यों रखना चाहते हैं अपने क्लान में। तो हम आगे देखते हैं। तब इधर जो मैडम यू थी वो जियान चंद को लेके अपने रूम में आती है और कहती है, जियान चंद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है और हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैन वांग जी नहीं तैयार है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तब जियान चंद कहता है, पर मॉम मैं सच में प्यार करता हूँ, मैं कल इम्पल्सिव हो गया था और मैंने चिल्ला दिया, मैंने पता नहीं कौन कौन से हरकतें की, लेकिन मैं सच में प्यार करता हूँ। तब मैडम यू जाती है और बड़े प्यार से जियान चंद को गले लगाती और कहती है, बेबी मुझे पता है कि तुम लैन वांग जी को पसंद करते हो, पर तुम अब वो एक नहीं हो सकते, और तुम जानते ही हो कि लैन वांग जी कितना ज़्यादा रूल्स को मानता है, तो तुम अब उसे भूल जाओ। और ये सुनते ही जियान चंद की आंखों से आंसू गिरता है और कहता है, मैं भूल जाऊँ, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता। और ये कह के वो और भी ज़्यादा रो रहा था। और ये सब देख के मैडम ने उसे देखा नहीं जाता। वो पहले तो चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सोचती है कि उन्हें जियान चंद को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आखिर में वो कुछ टाइम तक रोएगा और उसके अंदर का जो दुख है वो आंसुओं के साथ बाहर आ जाएगा, तो उसे हल्का महसूस होगा। इसलिए मैडम यू उसे वैसे ही रूम में छोड़ के दरवाज़ा बंद करके चली जाती है वहाँ से थोड़ी दूर पे, जैसे उन्हें जियान चंद के रोने की आवाज़ ना सुनाई दी, क्योंकि वो जियान चंद को ऐसे रोता हुआ तड़पता हुआ नहीं देख पाएंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा जियान चंद के लिए, और वो ये फील नहीं कराना चाहती हैं जियान चंद को कि वो उसके लिए बुरा फील करती हैं। तो अभी वो वहाँ से हट चुकी थी और इधर जो जियान चंद था वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। और हमें दिखाते हैं अब विंग और वांग जी को। विंग और वांग जी अपने रूम में पहुँच चुके थे, और वहाँ पहुँचने के बाद जो वांग जी था वो कहता है, अब तुम यहीं पे रहो और यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कहीं भी गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है, लैन वांग जी तुम करना क्या चाहते हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लैन वांग जी। तब लैन वांग जी कहता है, हाँ तुम मुझे छोड़ने की बात मत करो और शांति से यहीं रहना, अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज़ निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था विंग को घर में लॉक करके। और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसे घर में लॉक करके चला गया, और वहाँ पे एक विंडो थी, वो सोचता है कि वो इस विंडो से चला जाए, लेकिन फिर नहीं जाता है, क्योंकि अभी जो ट्रेड है वो कैंसिल हुई है, तो आगे कुछ भी हो सकता है अगर विंग ने गलती की तो, इसीलिए। और वो अपने भाई बहन और अपनी मदर का मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए फिर वो शांति से रूम में ही बैठ जाता और कहता, हाँ छोड़ो जाने दो, मैं बाहर देखूंगा नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। और ये कह के वो अब शांति से वहीं पे बैठा हुआ था। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी अब वहाँ से निकल के जाता है और अपनी ड्यूटीज़ को देखने लगता है। और अभी वो अपनी ड्यूटीज़ को देख रहा था, तभी वहाँ पे लैन शिचान आते हैं और कहते हैं, वांग जी। तब वांग जी अपने गगा को देखता है और कहता है, गगा आप यहाँ पे। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम विंग को पसंद नहीं करते हो, पर कोई बात नहीं, विंग बहुत अच्छा बच्चा है और वो तुम्हारे साथ धीरे धीरे मैनेज कर लेगा, तुम अच्छे से बस बिहेव करना। तब जो वांग जी था वो कहता है, गगा मैं अच्छे से ही बिहेव करता हूँ, और वैसे भी मैंने ठीक से ही किया है जो भी किया है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, वांग जी तुम करना क्या चाहते हो, आखिर में विंग कहाँ है, तुम विंग को कहाँ छोड़ के चले गए। तब वांग जी बताता है, मैंने विंग को घर में लॉक कर दिया है, जैसे वो बाहर ना निकल पाए, नहीं तो अगर बाहर आया तो ट्रबल कुछ ना कुछ होगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम विंग को अगर बंद करके रखोगे तब विंग का यहाँ से भागने का मन करेगा, वो यहाँ से उड़ जाएगा, वो एक पिंजरे में कैद होके नहीं रह सकता। मैंने जितना मास्टर वी को जाना है, तो इसके ऊपर तुम थोड़ा ध्यान दो और
प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश करो। तुम अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। तुम उनके बारे में सोचो, समझो, फिर उसके बाद डिसीजन लो और उनकी पसंद नापसंद सब कुछ जानने की कोशिश करो। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई है। तुम नहीं करना चाहते थे, विंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, पर तुम्हें अब निभाना तो पड़ेगा ही ना वांग जी। तब वांग जी कहता हाँ गग्गा, मुझे पता है, और वैसे भी मैंने सोच लिया कि मैं विंग को समझाऊंगा कि वो ऐसे बिहेव ना करे, और मैंने उसकी गलतियों की वजह से उसे ऐसे बंद किया, नहीं तो मैं उसे बंद नहीं करता गग्गा। तब सिचन कहते हैं हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम उसे ऐसे फालतू में बंद करके नहीं रखोगे, और चलो कोई बात नहीं, तुम उनसे माफ़ी मांग लेना। तब वांग कहता है हाँ गगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा, और ये कह के वो फिर अपना काम करने के लिए चला जाता। और इधर शिचान देखते हैं और कहते हैं वांग जी, आई होप सो विंग तुम्हें बदल दे और तुम अपने दिल की बातें एकदम खुल के सबके सामने रख पाओ। हाँ, मुझे पता है कि बचपन से ही मैंने तुम्हें इग्नोर किया, अंकल ने तुम्हें इग्नोर किया, पर हम भी क्या कर सकते थे, मेरे ऊपर इतने सारे काम थे और अंकल भी खुद सेक्ट को संभालने में लगे हुए थे, तो हम कैसे तुम्हें प्यार दे पाते। और तुम लेकिन बहुत समझदार थे, तुम अपने टाइम से ज़्यादा ही, अपने उम्र से ज़्यादा ही समझदार बन चुके थे। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब विंग तुम्हारी लाइफ में तो हो सकता हो, विंग के आने से तुम्हारी लाइफ कुछ तो कलरफुल हो जाए, कुछ तो बदल जाए, हमेशा सब कुछ ब्लैंक ना रह जाए। और ये सोच के वो स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और हमें दिखाते हैं इधर विंग था जो अभी बैठा हुआ था, और वो पता नहीं क्या क्या पेज पे लिख रहा था। उसे बस वो सोच रहा था, लिख रहा था, सोच रहा था, लिख रहा था। और तभी वहाँ का डोर पे नॉक होता है। तब जो विंग था वो कहता है कौन है। तब जो बाहर से आवाज़ आती है कि दोपहर का खाना आया है विंग का। तब विंग कहता है अच्छा आ रहा हूँ, आप वहीं रख दो, और ये कह के वो वहीं पे रखवा देता है और विंग जाता है। फिर वो सोचता है कि वो अब डोर खोलेगा, ये सोच के वो डोर खोलता है, क्योंकि जो डोर लॉक था उसे वो इंसान जो आया था वो रख के, मतलब लॉक खोल के वहाँ पे रख के और डोर को फिर से लॉक करके चला गया था। और विंग अभी पार्टीशन में था, जो उसका रूम था, बेडरूम, तो वहाँ पे था। तो उस रूम से बाहर आते हैं दूसरे रूम में, तब फिर गेट है, तब वहाँ पे विंग जाता है और देखता है उसका खाना वहीं टेबल पे रखा हुआ है। ये देख के विंग अपने खाने के पास जाता है और अपने खाने को अच्छे से देखने लगता है और कहता हाँ, अब यही खाना पड़ेगा, और ये कह के वो खाने बैठता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर से जो क्लॉथ से ढका हुआ था उसको हटाता है, उसके अंदर खाना देख के विंग का तो दिमाग ख़राब हो गया, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो क्या करे, इस खाने का वो क्या करेगा, ये खाना तो यार वो क्या खाना खाए, और यही वो उसके दिमाग में चल रहा था। और अभी इस खाने में एक सूप था जो एकदम ब्लैंक दिख रहा था, थोड़े से चावल थे और कुछ बॉयल वेजिटेबल्स थे। ये देख के विंग का तो पारा चढ़ गया था। और हाँ, वहीं साइड में थोड़े से फ्रूट रखे हुए थे। ये देख के विंग का था अब मैं इसमें क्या खाऊं, मुझे तो स्पाइसेस पसंद है और ये सब कितना ज़्यादा बेकार है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गॉड, और मैं अब इस खाने के साथ कैसे ज़िंदा रहूँगा यहाँ पे इतने दिनों तक। सच में मुझे मारने की तैयारी पूरी हो के पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये कह के वो अपनी आंखें बंद करके बस थोड़ा सा सूप उठाता है और फिर अपने मुंह में डालता है। लेकिन ये एकदम बेकार, इसमें बस जो सॉल्ट है वही पता चल रही है और कुछ है ही नहीं, मतलब हरी मिर्ची भी नहीं डाली। अरे भाई, अरे हरी मिर्ची तो डाल दी होते, वो कौन सा नुकसान करता। हाँ, मुझे पता है कि लैन क्लैन वाले बहुत ज़्यादा ही हेल्थ को लेके ध्यान देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन वो क्या करे, उसे स्पाइसेस पसंद है। और चलो तुम लाल मिर्ची नहीं डाल सकते, स्पाइसी नहीं कर सकते, लेकिन हरी मिर्ची तो डाल के थोड़ा सा तो स्पाइसेस कर देते। लेकिन विंग यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। विंग बेचारा वो अब यहाँ पे फंस चुका है, वो कैसे यहाँ से बचेगा इन लोगों से। विंग यही सब सोच रहा था और कह रहा था गॉड मुझे बचा लो, ये लोग मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, गॉड मुझे बचा लो। और ये कह के वो बार बार गॉड को याद कर रहा था, पर वहाँ पे उसके बातें सुनने के लिए गॉड थोड़ी ना आने वाले हैं। अभी तो उसे अपने खुद से ही निपटना होगा इन सब चीज़ों से। यही सोच के विंग देखता है। फिर उसके बाद वो अब सब्जी ट्राई करता है जो वहाँ पे रखी हुई थी बॉयल। सोचता है हो सकता हो इसमें कुछ मिर्ची उर्ची पड़ी हो, वो पहले ढूंढने की कोशिश करता है, हो सकता हो हरी मिर्च उर्च हो तो उसको निकाल के विंग खा ले, कुछ तीखा लगे, लेकिन उसमें नहीं था। तो विंग सोचता हो सकता हो कि ऐसे पतला पतला काट के डाला हो जैसे मुझे दिख ना रहा हो ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो वो अब खाता है और उसमें भी उसे बस डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। वो कहता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मुझे कैसा खाना दे रहे हैं, ये भगवान, मैं ऐसा अगर खाना खाया तब तो मैं पक्का स्वर्ग सिधार जाऊंगा। और ये कह के वो उस खाने को देख रहा था और अब बचा था चावल। अब विंग सोचता है ये चावल, इस चावल में तो स्पाइसेस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो
ये चावल पूरी वाइट है। और ये सोच के वो चावल उठाता और खाता है, पर उसमें भी कुछ भी नहीं था, उसमें तो नमक भी नहीं था। तो इसीलिए अब विंग कहता अब मैं क्या खाऊं। पर विंग को भूख भी लगी थी, उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था और वो सोचता है अब उसे यही खाना पड़ेगा। और विंग अपनी आंखें बंद करता है, भगवान को याद करता है और सबसे पहले वो एक बार में सूप पी लेता है, फिर एक बार में सारी जो वेजिटेबल्स थे उन्हें खा लेता। और फिर जो राइस बचे थे, अब वो सूखा राइस बैठ के खा रहा था। और सूखा राइस खाने के बाद वो अब देखता है फ्रूट्स को, ये देख के वो फिर उठता है और पानी पीता है और फिर जाता है फ्रूट्स लेके बिस्तर पे आराम से लेट के वो धीरे धीरे एक एक करके खाने लगा था। और खाते हुए कह रहा था कि हाँ अब मज़ा आया, ऐसे खाने में क्या मज़ा है, बिस्तर पे जितना खाने में मज़ा आता है उतना टेबल मैनर्स में नहीं है। और ये कह के वो अब खा रहा था और आराम से खाते हुए वो सामने देख रहा था, उस वहीं पे जो विंडो लगी थी वहाँ से, पर उसे बाहर जाने की मंजूरी है ही नहीं, तो वो क्या करे। और वो ऐसे खाने के बाद वहीं पे बैठे बैठे ही सो जाता है फिर। और हमें दिखाते हैं अब वांग जी को। वांग जी लगभग 3 घंटे के बाद आता है विंग को देखने के लिए। और जब आता है अंदर तो वो देखता है विंग बिस्तर पे सो रहा है और वहाँ पे जो प्लेट है वो पड़ी हुई है। इसका मतलब विंग कुछ खा रहा था, पर बिस्तर पे खाना ये बिल्कुल भी वांग जी को पसंद नहीं है, क्योंकि वांग जी बहुत साफ सफाई रखता है, साफ़ सुथरा सब कुछ रखता है, तो उसे ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। तो उसने देखा कि प्लेट ऐसे पड़ी है, फिर टेबल पे ऐसे प्लेट्स पड़े हैं सारे जो खाने वाने के हैं, ये सब देख के वो सारी चीज़ों को साफ़ करता है और प्लेट्स को ले जाके बाहर रख देता है कि सर्वेंट जब आ जाएंगे तो वो उठा ले जाएंगे। ये सोच के वो बाहर रख देता और विंग को आके देखता है। विंग सो रहा था लेकिन वांग जी उसे डिस्टर्ब नहीं करता और फिर बैठ के अपना काम करने लगता है, क्योंकि उसका काम बहुत ज़रूरी है, उसे अपना काम ख़त्म करना था। तब वांग जी अपना काम करने लगता है और इधर जो विंग था वो अभी नींद में सोया था और कहता अब मुझे बहुत नींद आ रही थी, थैंक गॉड मैं सो गया, नहीं तो मेरा क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, गॉड इतनी नींद क्यों दे रहे हो मुझे। और ये कह के वो बार बार बस सोए जा रहा था, बहुत सो रहा था विंग। ये देख के वांग जी सोचता है सच में इसे लगता है बहुत नींद आई हुई है। और हमें अब दिखाते हैं रात में विंग और वांग जी अपने रूम में ही खाना खाते हैं और फिर उसके बाद दोनों सोने के लिए जाते हैं। पर आज ना विंग वांग जी के करीब आया, ना वांग जी विंग के करीब आया। और पिछले रात की बात इन दोनों ने की ही नहीं कि आखिर में गलती किसकी थी, क्या हुआ था, कुछ भी नहीं। दोनों एक दूसरे को बस इग्नोर किए जा रहे थे। और विंग तो सोचा था कि उसे बोलना चाहिए, लेकिन वो सोचता है जब उसने नहीं बोला मुझसे, उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, तो मैं क्यों बोलने जाऊँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी है क्या। और ये सोच के वो नहीं बोलता। और वांग जी वो तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसने गलती की है और ये गलती पता नहीं कैसे हो गई उसे भी नहीं पता। और इसीलिए वांग जी आज पनिशमेंट भी लेके आया। उसने अपना जो रूल्स है उसे अभी 3 बार कॉपी किया और उसे और भी बार वो कम से कम 100 बार पर रूल वो कॉपी करेगा। तो इसलिए वो अपनी पनिशमेंट ले रहा है, क्योंकि वांग जी को लगता है उसी की गलती थी, नहीं तो विंग ऐसा थोड़ी ना करता। वांग जी के दिमाग में बस ये सब चल रहा था। और इधर जो विंग था वो तो अपने में ही परेशान था, बेचारा लगा पड़ा था कि उसके साथ क्या हो रहा है यार, वो क्या करे उसे नहीं पता, विंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। और अब हमें दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में विंग को पता चलता है कि उसके मॉम और भाई जा रहे हैं। ये सुनते ही विंग को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है क्या वो लोग जा रहे हैं, पर वो लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं। और ये कह के वो दौड़ता है उस तरफ और कहता है मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूँ, वो ना जाए, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे रहना है कुछ टाइम। और ये कह के वो जाता और अपने मॉम से मिलता है उनके कमरे में। और वहाँ पर उसकी मॉम कहती है विंग बेटा हमें जाना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तब विंग कहता पर मॉम मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। पर जियान तो एकदम पत्थर की तरह था, वो विंग तो बात ही नहीं करता है, ना विंग से गले मिलता है, ना विंग से कुछ कहता है, वो विंग इग्नोर करके आगे चला जाता है। ये देख के विंग को बुरा लगता है और विंग अपनी मॉम से कहता है मॉम ये जियान को क्या हुआ है, जियान मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मॉम। तब मैडम ये कहती हैं देखो बेटा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जियान तुमसे अभी बातें नहीं करना चाहता तो जाने दो ना, हम बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब विंग कहता पर मॉम आप समझो मैं क्या करता, मेरी गलती नहीं है इसमें, तब मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया है मॉम। तब मैडम ये कहती हाँ बेटा मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जियान अभी तुमसे बात करना नहीं चाहता है तो जाने दो ना, हम बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब विंग कहता है मॉम प्लीज़ आप जियान को मनाओ, वो मुझसे बातें करे, वो मुझसे अच्छे से बोले, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तब मैडम कहती अच्छा ठीक है बेटा मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी। और ये कह के वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं और विंग उन्हें गेट तक छोड़ने भी जाता है, उनसे रास्ते में भी बातें करता है। विंग को रोना भी आ रहा था और वो रोता भी है। और फिर वहाँ से मैडम
और जियान चैन और यानली चले जाते हैं। और यानली से तो विंग मिला उला था, लेकिन जियान चैन तो जाके सीधा बैठ चुका था अपने घोड़े पर। वो बोलता ही नहीं है विंग से। और उन लोग के जाने के बाद विंग अभी भी खड़ा था वहीं पे। जब तक वो लोग उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक वो देखता रहता। और उनके जाने के बाद वो पीछे मुड़ता और वहाँ पे वांग जी भी खड़ा था। तब वांग जी कहता क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तब वांग जी कहता है चलो अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तब विंग कहता नहीं मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। पर तभी वो देखता है कि वांग जी यहाँ से बाहर जा रहा है। तभी विंग रुकता और कहता है रुको रुको। तब वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ बोलो। तब विंग कहता है मुझे मुझे वो मुझे मुझे तब जो वांग जी था वो कहता है जो भी बोलना जल्दी बोलो, मुझे मत करो, मुझे मार्केट जाना है और मुझे टाइम से वापस भी आना है। तब विंग कहता हाँ बोल रहा हूँ ना, मुझे रेड चिल्ली चाहिए, मुझे उसकी ऑयल चाहिए और मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि मुझसे ये खाना खाया नहीं जाता है। तब जो वांग जी था वो कहता है पर यहाँ पे स्पाइसेस खाना मना है तो मैं नहीं ला सकता हूँ, सॉरी। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी जो शिनचैन थे वो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं वांग जी जब विंग को नहीं पसंद है तो तुम ला के दे दो ना। वैसे भी विंग अभी नया है यहाँ पे, उसे धीरे धीरे ढलने में टाइम लगेगा, तो अभी ला के दे दो, वो धीरे धीरे यहाँ के भी खाने का आदत डाल लेगा। तब विंग कहता हाँ आप सही कह रहे हैं शिनचैन का। और ये कह के वो प्रणाम करता। और ये सुन के जो शिनचैन थे उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। तब वांग जी देखता और कहते हैं गग्गा पर ये सब मना है ना। तब शिनचैन कहते हैं जाने दो वांग जी, विंग अभी यहाँ नया है, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और तुम्हें पता है ना जैसे हमारे क्लैन वाले रहते हैं वैसे हर क्लैन नहीं रहता, सब लोग अलग अलग हिसाब से रहते हैं, तो तुम इन्हें परेशान मत करो और ठीक है। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो अंदर आने लगता है और शिनचैन भी आने लगते हैं और विंग और शिनचैन बातें करने लगते हैं। और शिनचैन विंग से पूछते हैं विंग तुम कैसे हो? तब विंग कहता है मैं अच्छा हूँ शिनचैन का। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी वांग जी के साथ हुई। तब विंग कहता है क्या? तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं हाँ मुझे तुम वांग जी के लिए परफेक्ट लगते थे, पर जो भी हुआ उसके बाद तो मुझे लगता है तुम दोनों की डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था एक दूसरे से मिलना। मैं इस चीज़ से खुश हूँ। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। और इधर जो विंग था वो सुनता है तो वो भी स्माइल करता है, वो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता। और भी शिनचैन उससे बातें करते हैं, फिर उसे लैंड क्लैन के बारे में बताने लगते हैं कि लैंड क्लैन के लोग कैसे रहते हैं और यहाँ पे कैसे क्या किया जाता है ये सब। और विंग ये सब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन भी रहा था और कहता सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। और जो शिनचैन थे वो कहते हाँ विंग ऐसा होता है, और तुम ये सब सोच के बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि हर क्लैन का अपना अपना नियम कानून है। तब विंग कहता हाँ लेकिन हमारे क्लैन में तो कोई कानून नहीं है, चाहे जब दुकान खोलो, चाहे जब सो, चाहे जब खाओ, यहाँ तक कि चाहे जब दौड़ो, चाहे जब भागो, चाहे जितना चिल्लाओ, कुछ भी नहीं। तब शिनचैन हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ वो तो आपको देख के लगता ही है कि आपके यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी, आप यहाँ सब लोग खुले विचार के होंगे। तब जो विंग था वो कहते हैं हाँ वो तो है, हम लोग पता है आपको, हम लोग रात के 9-10 बजे तक मस्ती करते थे, हम लोग 9-10 बजे रात तक जाते थे, नदी के किनारे बैठे रहते थे और वहाँ पर आराम से सितारों को देखते थे। तब से शिनचैन हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि हमने सुना है आपके लोटस पेड़ में बहुत सारे लोटस के पॉन्ड हैं और वहाँ पर बहुत देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जाने के लिए वो बोट का भी इस्तेमाल किया जाता है आपके राज्य में। तब विंग कहता है हाँ ये तो है, हमारे राज्य में जाने के लिए बोट का ही इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तब शिनचैन कहते हैं हाँ मैंने सुना है और मुझे भी ऐसी जगह अच्छी लगती है, मैं आपके राज्य में एक बार गया हूँ। तब विंग कहता है ओह शिनचैन का सच में आप गए? तब शिनचैन कहते हैं हाँ मैं गया हुआ हूँ और मैंने वहाँ पर देखा भी है बहुत कुछ। तब विंग कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गए हुए हो, मैं तो हैरान हूँ कि आप वहाँ पे कैसे पहुँच गए। तब शिनचैन हंसने लगते और कहता है अरे कैसे नहीं पहुँच गया, मैं वहाँ पे काम से गया था तो ऑफकोर्स मुझे जाना तो पड़ेगा ही नवीन। तब विंग कहता है हाँ वो तो है ही, जब काम से गया हो तो देखना तो पड़ेगा ही। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो शिनचैन थे वो विंग से थोड़ी देर तक बातें करते हैं और उसे जो उनके मॉम का गार्डन था वो घुमाते हैं। और तब विंग पूछता है पर आपके मॉम डैड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो लैंड क्लैन के बारे में भी नहीं जानता था जब तक जियान चैन की शादी नहीं तय हुई थी। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं तुम नहीं जानते होगे विंग, क्योंकि हमारे मॉम डैड की जो शादी थी वो बहुत ही गुप्त तरीके से हुई थी। तब विंग कहता क्यों, ऐसा क्यों? तब शिनचैन कहते हैं ये तो हमें भी कुछ
चीज़ें नहीं पता है, लेकिन हाँ ये इतना बताया कि हमारे मॉम डैड की शादी बहुत ही ज़्यादा गुप्त तरीके से हुई थी। उनकी शादी के बारे में लगभग कोई नहीं जानता था जब तक मैं नहीं हो गया, और जब मैं हुआ तब सबको पता चला था कि यहाँ के क्लैन लीडर की एक वाइफ भी है। और सब लोग ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा ही चौंक चुके थे। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर ऐसा हो चुका था। तब भी कहता है वाह, तो सबको सरप्राइज़ मिला होगा। तब शीशंग कहते हैं हाँ सरप्राइज़ तो मिला था सबको, पर अब कुछ लोगों के लिए शौक था, कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ था, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ ये बात तो है। तब जो विंग था वो पूछता पर आपके मॉम डैड कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ। तब शिचन कहते हैं देखो विंग, हमें नहीं पता कि हम एग्जैक्टली हमारे मॉम डैड के साथ क्या होता, पर हमारे मॉम डैड एक बार बाहर गए थे, उन्हें कहीं किसी से मिलने जाना था, कुछ काम था, और वो लोग फिर लौट के आए नहीं और उनकी मरने की खबर आई। तब विंग कहता तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तब शिचन कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मुझे बताने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। अब ये जो घाव है वो भर चुके हैं। और उस समय तुम्हें पता है वांग जी एक छोटा सा बच्चा था, बस 5 साल का बच्चा, जिसने अपने माता पिता को खो दिया, और फिर उसके बाद उसे कभी भी किसी का भी प्यार नहीं मिला। ना मैं उसे प्यार दे पाया, ना अंकल दे पाए। हम दोनों ही सेक्ट के काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, क्योंकि मेरे फादर इस सेक्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, और उन्हीं की वजह से कोई भी क्लैन हमारे ऊपर नज़र नहीं उठा के देख सकता था। पर हमारे डैडी चले गए, तो इसमें हम क्या कर सकते थे। पर हमने पूरी कोशिश की अपने क्लैन को संभालने की, सब कुछ संभालने की, और हमने उस कोशिश में कहीं ना कहीं तक कामयाब भी हो ही गए थे। तब फिर कहता हाँ वो तो है, आप लोग बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो, और ये कह के वो स्माइल करता है। तब सचिन कहते चलो आगे की बात हम बाद में ही करेंगे, अभी मुझे काम से जाना है, मुझे काम भी तो करना है। तब पिंक कहता हाँ हाँ आप सही कह रहे हो सचिन का, आप जाओ मैं चला जाऊँगा। तब सचिन कहते हाँ ठीक है, खोना मत, बस तुम चले जाना अपने एजेंसी में। तब विंग कहता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और शिचैन विंग को कुछ टाइम तक स्माइल करके देखता है, और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो जिनसी के पास आता है, पर उसे एक रास्ता जिनसी में जा रहा था और एक रास्ता कहीं और जा रहा था। और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा चुल मचती है। जो लोग बहुत ज़्यादा ही चुल मचाते हैं ना, उनके साथ मुसीबत ही होती है। तो विंग अपने इस क्यूरियस पने में वो चला जाता है उस तरफ जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, और उस तरफ जाने के बाद वो कुछ और आगे जाता है और वहाँ पे देखता पूरा जंगल है। और ये जंगल देख के विंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है, जैसे लगता है कि विंग स्माइली वाला इमोजी बन गया है, और उसके फेस पे बहुत बड़ी ही स्माइली थी। और वो देख रहा था पूरे जंगल को और कहता वाह ये कितनी अच्छी जगह है, मैं तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और ये कह के वो अपने हाथों से ही, मतलब बिना तलवार के ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगता है, हाथ घुमा घुमा के। और वो कहता वाह ये कितनी अच्छी जगह, और यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ये कहते हुए वो उस जंगल में दौड़ने लगता है इधर से उधर। और फिर वो कुछ आगे आता और वहाँ पे एक पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पे आके वो खड़ा होता, और वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से विंग को सुकून मिल रहा था, विंग को यहाँ पे अच्छा लग रहा था। विंग कहता वाह ये कितनी अच्छी जगह है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अगर मुझे ऐसी ही जगह मिलती रहे ना तो मैं ऐसी जगह से हिलूँ ही ना, मैं यहीं बस जाऊँ। और ये कह के विंग स्माइल कर रहा था, और विंग कहता हाँ कितनी अच्छी जगह है, वाह मुझे बहुत पसंद आई, आई लव दिस। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है वहाँ पे। तब विंग कहता है हे विंग तो ये क्या कर रहा है, तू चिल्ला रहा है, अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया ना तो तुझे यहाँ से मार के भगा देंगे। और ये कह के वो फिर वहाँ से आता है नीचे, पर उसे दिखाई देता है वेट, उस तरफ से पानी की आवाज़ आ रही है। और ये सुन के वो जाता है, और वहाँ पे एक नदी बह रही थी, ये देख के विंग उस नदी के पास जाता है और कहता है वाह ये कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो नदी का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की जो फिश थी, उसके मतलब नदी के अंदर जो ग्रासेस थी, स्टोन्स थे, जो सब कुछ दिख रहा था। और यहाँ तक विंग ने अपना जब पैर डाला तब वो भी दिख रहा था, पर इतना ठंडा था कि विंग अपने पैर को बाहर निकाल लेता और कहता ये कितना ठंडा है, ओ माय गॉड। तब जो विंग था वो कहता हाँ बच गया, और बच भी। ये पहाड़ी एरिया ना, पहाड़ी एरिया में जैसे पानी रहता है ना वो ठंडा रहता है। अगर पहाड़ में कोई नदी है तो उसका पानी ठंडा ही रहेगा, वो गर्म होगा ही नहीं। तो इसीलिए विंग को भी ये पानी ठंडा लग रहा था। और वैसे भी लैंड क्लैन हमेशा ठंडा ही रहता है, कभी यहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है। तो विंग के लिए अब ये पानी ठंडा था, और विंग कहता हाँ कितना ठंडा ठंडा पानी है। पहले तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन अब मज़ा आ रहा। और ये कह के वो वहीं पर बैठ जाता और उसमें पानी में अपना पैर डाल लेता है और कहता हाँ मज़ा आ गया सच में, ये कितनी अच्छी जगह, ये मेरी फेवरेट प्लेस अब बन चुकी है यहाँ पे। और वहाँ पे वो कुछ टाइम तक बैठा रहता, और जब वो देखता है इतनी सारी फ़िश जो घूम रही, ये देख के वो कहता है हाँ मुझे खा लेना चाहिए ना फ़िश फ्राई करके यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ खा लूँ। और ये कह के वो
प्लान बनाता है कि कल वो लेके आएगा यहाँ पे सामान, फिर यहाँ पे फ़िश बना के खाएगा। और अभी विंग बैठा ही हुआ था, वो पानी में ही देख रहा था और वहाँ पे अपना मतलब इधर उधर जैसे टाइम पास ही कर रहा था। और फिर उसके बाद वो टाइम देखता है कि अभी दोपहर हो रही है। ये देख के वो सोचता है क्या उसे जाना चाहिए, वांग जी आ चुका होगा। फिर वो कहता है छोड़ो अभी मैं जाऊँगा, और ये कह के वो आलस उसके अंदर आ जाता है और फिर वहीं वो लेट जाता है। और लेटे लेटे विंग कब सो जाता है विंग को पता ही नहीं चलता। और इतनी अच्छी खूबसूरत हवा चल रही थी कि उसे तो पता ही नहीं चला कि वो कब तक सोता रह गया। और अभी जब हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, अब विंग की आँख खुलती है और जब विंग की आँख खुली तब वो देखता है वो कहाँ आ गया है, ये तो जगह उसे पता ही नहीं है। और इस जगह को देख के विंग एकदम शॉक कि वो कहाँ पहुँच गया, वो कहाँ है। और ये सोच के वो इधर उधर देखने लगता है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। और ये सोच के वो फिर उठता है और फिर वो जाने लगता है, वो अपना रास्ता ढूंढने लगता है कि कहाँ जाए। क्योंकि अभी जो था वो रात के 7 बज चुके थे, तो 7 बजे अंधेरा हो ही जाता। और हमें इधर सेंस अभी तो विंग ढूंढेगा रास्ता, तो हम इधर सेंस शिफ्ट करके देखते हैं वांग जी की तरफ। तो वांग जी जो था वो दोपहर में आया ही नहीं। और जो खाना था विंग का वो ला के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने रख दिया था गेट के बाहर ही, क्योंकि गेट बंद था तो उन्हें लगा कि विंग अंदर होगा, तो वो नॉक करके खाना रख के चले गए थे। पर अभी तक वो खाना वैसे ही वहाँ पे पड़ा हुआ था। और वांग जी ने जब आके, वांग जी 6 ही बजे आ गया था, तब उसने ये देखा और उसने सोचा क्या विंग ने आज खाना नहीं खाया। ये सोच के वो नॉक करता है पर दरवाज़ा तो खुला हुआ था। ये देख के वो अंदर जाता और अंदर देखता है कि विंग अंदर है नहीं। ये देख के वो तुरंत बाहर निकलता और वो सोचता है अब ये कहाँ चला गया। और ये सोच के वो ढूंढने लगता और जो गार्ड्स खड़े थे उनसे पूछता है, मतलब विंग वांग जी के घर पे नहीं खड़े थे लेकिन जैसे इधर उधर रास्ते में खड़े थे कहीं कहीं पहरा देने के लिए, तब वहाँ पे उन लोगों से पूछता है। पर उन लोगों को भी कुछ भी नहीं पता था, वो लोग नहीं जानते। तब वांग जी थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि आखिर में ये लड़का कहाँ चला गया। और वांग जी अभी ढूंढने जा रहा था, तभी वो शिचान से मिलता है और शिचान देखते हैं वांग जी को इतना हैरान परेशान। तब वो पूछते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम ठीक तो हो ना। तब वांग जी कहता है गग्गा बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं पर वांग जी क्या हुआ है मुझे बताओ, हो सकता हो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। तब वांग जी कहता है गग्गा विंग कहीं चला गया और विंग मिल नहीं रहा है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, विंग वी मास्टर तो मेरे साथ ही थे और मैंने उन्हें उनके रूम में जाने के लिए कह दिया था। तब जो विंग था वो कहता है पर गग्गा वो रूम में नहीं है और उसने दोपहर का भी खाना नहीं खाया, उसका खाना बाहर ही पड़ा हुआ है। तब ये सुन के शिचान थोड़े परेशान था और कहते हैं वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं अपने सैनिकों को भेजता हूँ और वो लोग ढूंढेंगे। तब वांग जी कहता हाँ गग्गा मैं उन्हीं के पास जा रहा था, सैनिकों के पास ही। जैसे वो लोग विंग को ढूंढे तब शिचान कहते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। और ये कह के वो दोनों जाते हैं और अभी पूरे क्लैन में ढूंढा जा रहा था विंग को, पर विंग का कहीं नहीं पता था। और इधर जो कुनैन थे वो तो एकदम आग बबूला होकर बैठे थे, कब विंग मिलेगा, कब उसके ऊपर फटेंगे। कुनैन का तो ये सीन चल रहा था और कुनैन कहते हैं देखो देखो उस नालायक लड़की को, वो कहाँ चला गया और वो ऐसे ही हमारे क्लैन का पूरा इज्जत मिट्टी में मिला के रख देगा, वो हमें बर्बाद कर देगा। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोग समझने की कोशिश करो। पर वहाँ पे जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल मुझे पहले ढूंढने तो दीजिए, तब हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। और ये कह के अभी 7 बज चुके थे पर विंग का पता नहीं था। और इधर जो विंग था वो उठता है और जाने लगता है पर वो गिर जाता है नीचे और उसके फेस पे थोड़ी बहुत मिट्टी लग जाती है। ये देख के भी कहता है अब मेरे साथ ये क्या हो गया, अब मुझे जाके नहाना पड़ेगा और मुझे नहाने से सख्त नफरत है। और ये कह के फिर वो उठता है और फिर चलने लगता है और फिर वो धीरे धीरे आते हुए जिनसी के पास पहुंच जाता है। और जब जिनसी के पास पहुंचता है वहाँ पे कुछ गाछ थे, वो लोग देखते हैं विंग को और वो लोग विंग को देखते ही वो तुरंत जाते हैं लैन वांग जी को बताते हैं। और लैन वांग जी और शिचान जब सुनते हैं तब वो लोग तुरंत भागते हुए वहाँ पे आते हैं और देखते हैं विंग को। और शिचान और वांग जी विंग के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ गए थे, तुम इतनी रात को आ रहे हो। तब विंग कहता वो मैं पीछे जंगल में गया था। तब वांग जी कहता विंग तुम अंदर क्यों गए, जंगल में क्यों गए थे, वहाँ पर जाना मना है, तुम्हें पता है वहाँ पे कितने कितने खूंखार जानवर रहते हैं, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। तब विंग कहता है मुझे कुछ नहीं होता और वैसे भी मैं भी तलवारबाजी जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तब वांग जी कहता है पर हो जाता तो क्या करते तुम क्यों नहीं मेरी बातें सुनते हो विंग, क्यों नहीं सुनते हो। तब विंग कहता है ओह चिल्लाओ मत। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और वो बताता है कि लैन जो कुनैन है वो बुला रहा है। ये सुनते ही सब लोग जाते हैं लैन कुनैन के सामने और वहाँ पे विंग को खड़ा किया जाता है क्योंकि विंग पनिशमेंट लेगा। और इधर वांग जी और शिचान बैठ जाते हैं। तभी जो कुनैन थे वो कहते हैं तुम कहाँ गए थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे क्लैन को अपने सर पे उठाने की। आज तक इस क्लैन में इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचा, बस तुम्हारी वजह से आज इतना शोर शराबा हुआ है। तब विंग कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि सब लोग मुझे ढूंढने के लिए चले जाएंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तब कुनैन कहता है हाँ तो तुम
ये कहना चाहते हो इनकी गलती है जो ये लोग तुम्हें ढूंढने के लिए चले गए। तब विंग कहता है नहीं अंकल, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। तब जो कुरान थे वो कहते हैं देखो, इस क्लान में अगर रहना है तो तुम्हें इस क्लान के हिसाब से चलना होगा, और अगर तुम नहीं चल सकते तो बता दो, हम तुम्हें डिवोर्स दिलवा देंगे, समझे। और ये कह के वो विंग को देखते और विंग अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि वो डिवोर्स दे देगा तो हो सकता है जो भी फिर से फिक्स हो रही हैं चीज़ें वो सब बिगड़ जाए। तो इसीलिए विंग कुछ नहीं बोलता और उनसे माफ़ी मांगता है। पर विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो वहाँ पे सो गया था ना। और ये सोच के वो सर नीचे किया होता, तभी जो सिचान थे वो कहते हैं विंग पर तुम कहाँ थे, हमें तो तुम मिले ही नहीं, जंगल में तुम कहाँ चले गए थे जो तुम्हें टाइम का भी नहीं पता चला। तब विंग बताता है कि वो घूमते घूमते चला गया था नदी के किनारे, और नदी के किनारे जाने के बाद उसे वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट लगा कि वो वहीं पे सो गया, और अभी थोड़ी देर पहले उसकी आँख खुली है और तब वो आया है। और ये सुनते ही सिचान कहते हैं ओह तो ये बात है, और उसकी होलियों को देखते और कहते हैं हाँ तुम्हारे होलियों को देख के लग भी रहा है कि तुम कहीं पे गिर के आए हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं गिर गया था, मुझे चोट भी लग गई थी। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या चोट लगी है, हीलर को बुला। और ये कह के वो एक सैनिक को हीलर को बुलाने के लिए कहता है। तब विंग कहता है अरे अरे नहीं नहीं मुझे इतनी चोट नहीं लगी है। पर सिचान कहते हैं नहीं विंग आने दो हीलर को, हीलर तुम्हें चेक कर लेगा। और ये कह के हीलर वहाँ पे आता है कुछ टाइम में, और विंग के हाथों में चोट लगी थी क्योंकि वो नीचे गिर गया था, घुटनों में चोट लगी थी। तो हीलर उन्हें लेके चला जाता है दवा ववा लगाने के लिए। और इधर जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी देखा देखा ये इंसान कैसा है, मैंने कहा था इससे शादी मत करो, इसको डिवोर्स दे दो, लेकिन नहीं तुम मेरी बातें सुनते क्यों नहीं हो वांगजी। तब वांगजी कहता है अंकल अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपना डिसीजन चेंज करने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तुम मेरी बातें सुनते क्यों नहीं हो, तुम मुझे परेशान करके रख दिए हो वांगजी, परेशान करके। और ये कह के वो उस तरफ देखते हैं पर वहाँ पे अब वांगजी था ही नहीं, तो अब वो क्या करेंगे आगे। और इधर दिखाते हैं हमें वांगजी को, वांगजी अभी वहाँ से उठ के चला आया था अपने रूम में, और विंग भी पट्टी वट्टी बनवाने के बाद आ चुका था अपने रूम में। और वहाँ पे आने के बाद अब जो विंग था वो देखता है वांगजी को, वांगजी बैठा हुआ ये देख के वो जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। पर जो वांगजी था वो उसके हाथ में एक बुक रख देता और कहता है ये रूल्स कॉपी करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो और ये गलती बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये कह के वो रूल्स कॉपी करने के लिए विंग को बैठा देता और विंग मुँह बनाता, पर वांगजी उसके सामने फिर चिल्ली जो ऑयल था उसको रख देता और फिर वहाँ से वो बाहर चला जाता है। ये देख के विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो सोचता है चलो कोई बात नहीं काम करना पड़ेगा, लेकिन ये तो मिल गया। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं वांगजी को, वांगजी अब बाहर आ चुका था और वो कहता है चलो मैं अब कुछ कर ही लूँ। और ये कह के वो अब बाहर देखने लगा था, पेट्रोलिंग करने लगा था। और विंग इधर अपना लिखता रहता है, विंग थक जाता है, फिर लिखता है, फिर थक जाता है, रेस्ट करता है। और विंग का अब तो दिमाग ख़राब होने लगा था, वो क्या करे, उसे इतना सारा लिखना पड़ रहा है, वो लिखना नहीं चाहता है। उसकी तो लाइफ में जब से वो लैंड क्लैन में आया है तब से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो सच में अगर उसे मौका मिले ना पास्ट में जाने का तो वो पास्ट में जाके जियान चंद को अपनी जगह बैठा देगा और वो फिर से खुशी खुशी चला जाएगा अपने जियान क्लैन में, और वहाँ जाके दोस्तों के साथ मस्ती हर एक चीज़ स्टार्ट कर देगा। विंग के दिमाग में बस यही सपने चल रहे थे और विंग खुली आंखों से सपने भी देखने लगा था। तभी कुछ टाइम में वहाँ पे वांगजी आता और वांगजी आने के बाद देखता है विंग को और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग देखता है और कहता है हाँ वांगजी। तब वांगजी कहता हाँ मैं, और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता हाँ पता है। तब वांगजी कहता है अच्छे से बिहेव करो विंग, ये बिहेवियर बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। तब विंग कहता है मैं कर तो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता है। तब जब वांगजी तब वो कहता है क्या नहीं पता है, चुपचाप रूल्स कॉपी करो। तब विंग कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तब वांगजी कहता है तुम्हें कुछ खाना है, चलो वैसे भी टाइम हो चुका है, चलो मेरे साथ 8 बज चुके हैं। और ये कह के वो विंग को लेके जाता है खाना खाने के लिए, और सब लोग जाके वहाँ पे बैठते हैं और सब लोग अब खाना खाने बैठ चुके थे और खाने लगते हैं। पर विंग को याद आता है अरे वो तो चिल्ली ऑयल जो था उसे तो भूल आया। तब ये सोच के वो जाने लगता है। तब वांगजी कहता है खाने को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, और ये रूल्स के खिलाफ है। तब विंग कहता है मैं जा रहा था चिल्ली ऑयल लाने के लिए, मैं उसे भूल गया लाना। तब वांगजी कहता है अब चुपचाप जो सामने है उसे खा लो और कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता है कि
टेबल पे अगर खाना सर्व हो जाता तब वहाँ से उठा नहीं जाता। तब विंग कहता पर मैं कैसे खाऊंगा, ये कितना बेकार खाना है, यहाँ पे बस ये हरी सब्जियां हैं और ये चावल है, ये मैं कैसे खाऊंगा। तब वांग जी उसे घूरता है क्योंकि कुनैन वहाँ पे बैठे हुए थे और कुनैन के सामने अगर कोई गड़बड़ करेगा तो सीधा कुनैन अभी सुनाने लगेंगे। तो इसीलिए वांग जी विंग को घूर रहा था। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता, उसे पता चल जाता कि उसे यहाँ से जाने को नहीं मिलने वाला है। तो वो शांत हो गया था और अभी जो वांग जी था उसे देखता और कहता है देखो अभी इसे खा लो, कल से तुम रूम में खाना और अपना चिल्ली ऑयल जो भी है उसे यूज़ कर लेना। तब विंग कहता अच्छा ठीक है और वो खाने लगता है। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जियान क्लैन में। जियान क्लैन में एकदम तूफान आया हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो जियान चंद था वो अपने कमरे का जो सामान था उसे निकाल निकाल के फेंक रहा था और ये लोग पहुंच चुके थे शाम तक। और वो आने के बाद सीधा अपने रूम में जाता है जियान चंद और अपनी सारी फर्स्ट स्टेशन वो अपने सारी चीज़ों पर निकाल रहा था, जो भी चीज़ें उसके रूम में डेकोरेटेड थी। और वो कहता मॉम आप ये कैसे कर सकती हो, आप मेरी मदर हो कि उसकी मदर हो, मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरी खुशियाँ क्यों नहीं देख सकती हो। अरे मैं आपका बच्चा हूँ, आपको मेरी खुशियाँ देखनी चाहिए ना कि उस विवुशियान की। आप क्या चाहती हो मदर, क्या चाहती हो, मैं अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूँ। पर मदर याद रखना मदर, मैं लैन वांग जी को अपना बना के रहूँगा चाहे जो हो जाए, मैं लैन वांग जी को अपना बनाऊँगा। तब जो मैडम यू थी उनको देखती हैं कि जियान चंद की आंखों में एक अलग सी नफरत की याद आग है, जो आग ऐसे ही शांत नहीं होने वाली। ये सब देख के वो थोड़ा डर जाते हैं और कहती है जियान चंद तुम करना क्या चाहते हो और प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से बाद में तुम्हें रिग्रेट हो और फिर तुम उसके चीज़ में इतना रिग्रेट फील करो कि तुम्हें बस मरने का मन करे। तब जियान चंद कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ और आप लोग गलत हो। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था। मैं तो बस यही चाहता था ना कि मेरी शादी लैन वांग जी से हो जाए, पर आप लोगों ने उस विवुशियान की शादी कर दी। मॉम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आपसे इतना प्यार करता था, मैं आपसे इतना मानता था और आपने उस एडॉप्टेड चाइल्ड की शादी करा दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मॉम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी मॉम, लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। और वहाँ पे यानली बार बार जियान चंद को समझाने की कोशिश कर रही थी पर जियान चंद मानने को तैयार ही नहीं था। और वो कह रहा था शीजे आप नहीं जानती हो, आप कुछ नहीं जानती हो, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इनकी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई शीजे, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। आप ही बताओ अगर आप जिससे प्यार करती हो उस इंसान से शादी ना हो तो आप कैसे बिहेव करोगी, और आपको पता चले उसकी शादी हो गई है वो भी आपके भाई से, आप क्या फील करोगी। ये सुनते ही यानली शांत हो गई थी और कहती जियान चंद मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, पर विंग ने तो तुम्हारा भला सोचा था। तब जो जियान चंद था वो कहता मुझे आप दोनों से नफरत है शीजे, आप दोनों से नफरत है, आप दोनों बस विंग का साइड लेते हो। आखिर में उस विंग में है क्या जो आप लोग इतना ज़्यादा उसकी साइड लेते हो। उसे तो पैदा होते ही, उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था। वो हमारी लाइफ में एक पनौती बन के आया, उसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। वो हमारी लाइफ का पनौती है, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं लैंड क्लैन जाके उसे ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद मैडम यूँ कहती जियान चंद ये तुम क्या कह रहे हो। तब जियान चंद कहता हाँ मैं अब यही करूँगा, मैं उस विवुशियान को ख़त्म कर दूंगा, मैं उसकी जान ले लूँगा और जान लेने के बाद मैं सबको फिर बताऊंगा कि मैं हूँ लैन वांग जी का पार्टनर, मैं हूँ लैन वांग जी का हस्बैंड। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी थी, आंसू गिर रहे थे और उसकी आंख में अलग सी फायर थी। ये सब देख के मैडम ये कहती है जियान चंद ये तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए। और ये कह के वो उसे उसके रूम में बंद कर देती है क्योंकि जियान चंद की मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो इसीलिए मैडम ये उसे वहीं पे बंद कर देती है और कहती है जियान चंद जब तक तुम यहाँ पे रहोगे मुझे लगता है तब तक तुम सेफ ही रहोगे। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो यानली थी वो कहती है मदर आप ये क्या कर रही हो, आप जियान चंद को ऐसे अंदर मत बंद करो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब मैडम ये कहती है तो तुम क्या चाहती हो यानली, मैं यहाँ पे खून की नदियाँ बहवा दूँ, मैं सबका यहाँ पे खून निकलवा दूँ, ये सब कहते हुए वो चिल्लाती हैं। तब जो यानली थी वो कहती है मदर मैं आपकी बातें समझ रही हूँ पर आप भी समझने की कोशिश करो ना। जियान चंद अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है और उसे ये सब सहा नहीं जा रहा है कि उसकी जिससे वो प्यार करता था उससे उसकी ब्रदर की शादी हो गई है, तो वो कैसे ये सब फेस करेगा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए मदर। तब मैडम यूँ कहती हैं देखो यानली हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे पता है जियान चंद बहुत ज़्यादा ही जिद्दी इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है अपनी नफ़रत में, और मैं नहीं चाहती कि विंग और वांग जी की लाइफ में कुछ हो। तब यानली कहती है मॉम मैं भी विंग को पसंद करती हूँ पर विंग तो हमारा सगा भाई भी नहीं है। तब जो मैडम थी वो कहती है यानली आज के बाद ऐसी बातें मत करना, विंग
तुम लोग दोनों चाहे जो कहो, लेकिन भले विंग मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन विंग मेरे लिए तुम दोनों से ऊपर ही रहेगा। भले वो तुमसे छोटा है, वो अडॉप्टेड है, मेरा बच्चा, मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैंने उसे पाला तो है, मैंने उसे इतना बड़ा तो किया है, तो वो मेरा ही बच्चा है। और आज के बाद अगर तुम दोनों ने कुछ भी फालतू बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती। और इधर यानली की आंखों में आंसू थे। वो अपने भाई की हेल्प करना चाहती है, पर कैसे करे, वो नहीं कर सकती। सब कुछ बिखर चुका है, कुछ नहीं सही हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या क्या करे। वो सच में पागल हो रही है, यानली यही सोच रही थी। और हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन सिर्फ कट के, जो वांग जी और विंग थे वो लोग अब अपने रूम में आ चुके थे। और विंग जो था वो जाता है बात लेता है, और बात लेने के बाद आता है, और उसने अभी इनर रोब्स भी पहने हुए थे और उसके बाल खुले हुए थे। और वांग जी अभी बुक में कुछ कर रहा था, और तभी वो विंग को देखता है पीछे से, बैक से, और उसके बाल इतने लंबे थे कमर के नीचे तक, मतलब जो घुटना था वहाँ पे पहुँचने के लिए बस एक अंगुर, मतलब थोड़ा सा ही बाकी था। तब वो देखता है और कहता है इसके बाल, मतलब वांग जी के मुंह से ऐसे निकल जाता है। और जब विंग पीछे मुड़ के देखता है और कहता है क्या कहा तुमने, मेरे बाल? ओह मेरे बाल, हाँ मुझे पता है, मेरे बालों की तारीफ सब लोग करते हैं। तब विंग कहता है मैंने कुछ कहा ही नहीं। तब विंग कहता है पर मुझे सुनाई दिया तुमने कहा इसके बाल। तब वांग जी कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब विंग कहता है हाँ छोड़ जाने दो। और ये कह के वो अपने बालों को संवारने लगता है, अच्छे से उसमें कोमिंग करने लगता है। और वांग जी जब ये देखता है कि विंग को थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है कॉमिंग करने में, तब वो जाता है और कहता है लो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तब विंग हंसने लगता है और कहता है क्या तुम कर सकते हो? तब वांग जी कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये कह के वो कोम लेता है और फिर उसके बालों को कोम करने लगता है। और इधर जो विंग था उसे अच्छा लग रहा था, वांग जी उसके बालों में इतने अच्छे से, इतने जेंटल तरीके से कोमिंग कर रहा था। और तभी जो विंग था वो कहता है वांग जी। तब वांग जी कहता है क्या है? तब जो विंग था वो कहता है तुम मेरे बालों में कोमिंग क्यों कर रहे हो? तब वांग जी कहता है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पसंद कि तुम ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ खटर पटर करते रहो, तुम जाके चुपचाप टाइम से सो जाओ। इसलिए क्योंकि देखो 9 बजने वाला है। और ये कह के वो घड़ी दिखाता है, और ये देखते ही विंग के जो सारे अरमान जग रहे थे वो सब पानी में बह जाते हैं। और विंग कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ। और ये कह के वो मुंह बनाता है और वांग जी उसकी कॉमिंग करके उसे देता है। और विंग इधर अब आता है अपने बिस्तर पे सो जाता है। और वांग जी अब आता है उठ के थोड़ी देर बाद, और वो देखता है कि विंग सो चुका है। ये देख के वो विंग के चेहरे को देखता है, फिर उसके बाद उसकी नोज़ को, लिप्स को ऐसे ही देखने लगता है। और तभी उसके जो हाथ थे वो चला जाता है विंग के फेस के पास, और विंग के जो चीक्स थे उन्हें वो सहलाने लगता है और कहता है विंग विंग। और ये 3 बार कहता है। और कहने के बाद वो विंग के और भी करीब जा रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के नहीं जाता, और वो रुक जाता है। और बस विंग को ऐसे ही आधी रात तक कम से कम वांग जी देखता है। हाँ वांग जी की आदत है 9 बजे सोने की, लेकिन जब से वो विंग के साथ सो रहा है उसके साथ यही हो रहा है कि वो ऐसे ही विंग को देखता रह जाता है आधी रात तक। और आधी रात के बाद पता नहीं कब उसको नींद आ जाती है। और अब मॉर्निंग में दिखाया जाता है, मॉर्निंग में विंग तो पूरा वांग जी के ऊपर चढ़ के सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी का एकदम गला, मतलब पूरा शरीर दबा के उसे ख़त्म ही कर देगा। और वांग जी की आंखें सबसे पहले खुलती है और वो देखता है विंग को उसके ऊपर है पूरा। ये देख के वो विंग को धीरे धीरे से नीचे करता है, और फिर उसके बाद उठ के वो जाता है वॉशरूम में, और वहाँ से तैयार होके अब आता है बाहर। और तभी बाहर से जो एक गार्ड था वो चिल्लाने लगता है कि आपको लैन को नैन बुला रहे हैं। ये सुनते ही वांग जी कहता है अब अंकल बुला रहे हैं। और ये कह के वो विंग को देखता है और उसके कंबल को थोड़ा सही कर देता है, एडजस्ट कर देता है, और फिर वहाँ से निकल जाता है। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं वांग जी जाता है कुनैन के सामने, और कुनैन बताते हैं कि तुम्हें जाना होगा जियान सेक्ट। तब वांग जी कहता है क्या जियान सेक्ट? तब जो कुनैन थे वो कहते हैं हाँ तुम्हें जियान सेक्ट जाना होगा। और हमारे पास देखो ये स्क्रॉल आया है, ये स्क्रॉल जब मैडम गई थी उन्होंने तुरंत भेज दिया था, तो आज पहुँच गया था। ये देख के जो वांग जी कहता है पर क्यों जाना है? तब जो लैंड कुरैन थे वो कहते हैं हमें पता चला है कि हमारा जो एक राइवल सेक्ट है वन सेक्ट, वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, और मैडम यू को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं चाहता हूँ तुम जाके वहाँ पे चेक करो, लेकिन तुम अपने साथ विंग को लेके जाना। जैसे सबको लगे तुम किसी रिचुअल के लिए वहाँ पे गए हो, और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पे जांच पड़ताल के लिए गए हो। तब विंग ये सुन के कहता है ठीक है, वो चला जाएगा। और उसे प्रॉब्लम में क्या है, उसे तो अपने सेक्ट के लिए काम तो करना ही है। तब वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है अपनी पैकिंग करने के लिए, विंग को बताने के लिए भी। और जब रूम में आता है तब वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है, और अभी 8 बज रहे थे।
और वांग जी जाता है और विंग को उठाने लगता है और कहता है विंग उठो, पर विंग उठ नहीं लगता और कहता है जियान मुझे सोने दो, तुम हमेशा क्यों मेरी ज़िंदगी में एक पनौती की तरह आ चुके हो, तुम हमेशा मुझे जगा देते हो जियान। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं हूँ, उठो विंग उठो। और तब विंग उठ ही नहीं रहता। तब जो वांग जी था वो उसे पकड़ता है और उसे कस के हिला देता है। तब विंग अपनी आंखें खोल के देखता है और अपने सामने लैन वांग जी को देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है तो तुम यहाँ यहाँ क्या क्या कर रहे हो। तब लैन वांग जी कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम से आया हुआ हूँ, समझे। और ये कह के वो देखता है विंग को। तब विंग कहता है कौन सा काम। तब वांग जी कहता है हम जा रहे हैं जियान सेक्ट। तब विंग कहता है क्या जियान सेक्ट। तब वांग जी कहता है हाँ हम वहाँ पे जा रहे हैं किसी रिचुअल के लिए, तुम्हारी मदर ने बुलाया है। तब विंग कहता है कौन सी रिचुअल है, मुझे तो पता ही नहीं है। तब वांग जी कहता है मुझे क्या पता, अंकल के पास एक स्क्रॉल आया है और हमें चलना होगा और तुम अपनी पैकिंग कर लो। तब विंग कहता है क्या सच में मुझे जाने को मिलेगा। तब वांग जी कहता है हाँ और पैकिंग कर लो, हम शाम तक निकलेंगे। तब विंग कहता है ठीक है। और वो लोग विंग तुरंत उठ जाता है इसी वजह से क्योंकि वो एक्साइटेड था कि वो जाने वाला है अपने घर। और वो फटाफट जाता है, नहा धो के बाहर आता है और वो पैकिंग करने लगता है। और तब तक वांग जी वहाँ से चला गया था क्योंकि उसे अभी यहाँ के पहले काम को फिक्स करना होगा, जो भी काम थोड़े बहुत है उन्हें करने के बाद, और जो बचेगा वो शिचैन और अंकल के निगरानी में दे के फिर उसके बाद जाएगा ना वांग जी। तो इसलिए वो वहाँ से निकल चुका था अपने काम को देखने के लिए। और इधर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने कपड़े रखा था। वो कह रहा था मैं वहाँ पे जाने के बाद ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं जियान चंद से अपनी सारी गिले शिकवे दूर कर लूँगा। मतलब ये सब वो बस अपने मन में सोचे जा रहा था और अपनी कहानी बनाए जा रहा था। वो खुश हो, जैसे कोई कहीं जाता है वो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, मतलब अलग अलग चीज़ें वो सोच के रखता है, प्लान करके रखता है कि वो क्या क्या करेगा। तो ये विंग की हालत थी, वो भी प्लान कर रहा था कि वो जाएगा तो क्या करेगा, यानली के साथ कहाँ कहाँ घूमेगा, बच्चों के साथ क्या क्या खेलेगा, कैसे मस्ती करेगा और क्या क्या अपने स्पाइसी फूड्स खाएगा कि नहीं। उन्हें उसने दिल से शिद्दत से याद किया था, उन सारे खानों को खाएगा। विंग तो बस यही सब प्लान बनाया जा रहा था और विंग अभी बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था और वो पैकिंग भी लगभग कर ही चुका था और उसकी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो जाती है। और विंग अब वांग जी का इंतज़ार करने लगता है। विंग और वांग जी तो दोनों अब निकल चुके थे जियान सेक्ट के लिए और हमें अब दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट करके जियान सेक्ट का, जहाँ पे विंग और वांग जी पहुँच चुके थे। और वहाँ पे मैडम ये तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, वो तो बस विंग के आने की आओ भगत में तैयारी में बहुत ज़्यादा ही बिजी हो चुकी थी। और विंग जब वहाँ पे पहुँचता है तब वो वांग जी को छोड़ के वैसे ही वो तुरंत भाग जाता है मैडम न्यू के पास। और मैडम न्यू के पास जाने के बाद वो मैडम न्यू को गले लगा लेता और कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया मदर, बहुत मिस किया। तब मैडम न्यू कहती है और विंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। और ये कह के वो गले लगाए बैठ मतलब लेती है। और इधर जो जियान चंद था वो तो एकदम जल भुन रहा था, वो बस विंग को ही देख रहा था कि विंग कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये देख तो उसे गुस्सा आ रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता वो। तब इसी वजह से वो अपने हाथों की बस मुट्ठी बना लेता और कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं तुमसे इस चीज़ का तो बदला लेके ही रहूँगा। और ये कहते हुए वो बस विंग को ही घूरे जा रहा था। और इधर विंग को दिखाते हुए विंग तो बहुत खुश हो गया था भाई, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने मॉम से मिलके। और हमें अब दिखाया जाता है अब वांग जी की भी जो थी वो आओ भगत होती है, मतलब वेलकम होता है। और वेलकम होने के बाद उसे लेके जाते हैं अंदर क्योंकि अभी उन लोगों को आने में ही बहुत टाइम लग गया था। तो इसीलिए अब वो लोग पहले रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद कुछ खाए पिएंगे। तब अभी विंग और वांग जी को उनका रूम दे दिया जाता है और ये गेस्ट रूम दिया जाता है। पर विंग जिद करता है नहीं वो अपने रूम में जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, उसे गेस्ट रूम में नहीं रहना है। तब मैडम यू विंग को कह देती है अच्छा ठीक है तुम अपने रूम में जाओ। और वांग जी को वही गेस्ट रूम दे दिया जाता है पर वांग जी भी वहाँ नहीं रुकता और वो विंग के पीछे पीछे उसके ही रूम में चला जाता है। और ये देख के विंग कहता है लंजा तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, मैं यहाँ पर हूँ ना, और वैसे भी ये मेरा रूम है। तब वांग जी कहता विंग जो मेरा है वो तुम्हारा है तो जो तुम्हारा है वो तो मेरा रहेगा ही। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता हाँ ये तो बस है भाई। और ये कह के वो भी स्माइल करता है। और इधर वांग जी और विंग दोनों एक साथ अब उस रूम में थे और दोनों फिर उसका बात लेते हैं। और बात लेने के बाद अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो लोग अब बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। और जिसको विंग पाके बहुत ज़्यादा ही खुश था वो तो खाता है और कहता है वाह मॉम मुझे तो आपकी बहुत याद आई, मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ यहाँ पे आके, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और ये सुन के मैडम भी बहुत खुश हो गई थी, वो कहती हाँ विंग मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। तब विंग कहता नहीं ऐसी बात तो नहीं है पर मुझे आना था ही। और ये कह के वो स्माइल
स्माइल करता है और इधर हमें दिखाते हैं मैडम यूँ विंग को अच्छे से अपने हाथों से ही खाना खिलाती और फिर वहाँ पर यान लेती और जियान थे उन दोनों से कहती है विंग को ले जाकर घुमाने के लिए, पर जियान मना कर देता और कहता है नहीं, मैं इसका नौकर नहीं हूँ जो मैं इसे लेके जाऊँ, आपका मन करे आप लेके जाओ मदर, पर मुझसे मत कहो। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखता है। तब मैडम कहती है जियान मैंने कहा ना विंग को लेके जाओ, पर जियान बात नहीं सुनता और वो कहता है नहीं, मैं तो नहीं लेके जाने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। ये देख के मैडम यूँ बस अपने सर पर मारती है कि इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ से हमें दिखाते हैं जो बीन था वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मदर, मैं शीजो के साथ चला जाऊँगा। और ये कह के वो यानले के साथ वहाँ से चला जाता है। और हमें अब दिखाते हैं मैडम यू और वांगजी के बीच की बातें। ठीक है, अब हमें वांगजी और मैडम यू के बीच में दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लोग एक रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो वांगजी था वो कहता है देखिए मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है, पर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा। तब मैडम यू कहती है हाँ आप सही कह रहे हो, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और अगर हमने पता नहीं लगाया ना तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तब वांगजी कहता हाँ मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ। और ये कह के वो दोनों बस पता लगाने के चक्कर में आखिर में कौन घुसपैठ कर रहा है, कौन है जो जियान सेक्ट का दुश्मन है, जो इतना ज़्यादा जियान सेक्ट में प्रॉब्लम ला रहा है। क्योंकि जब से वांगजी और जियान सेक्ट मतलब व्लान सेक्ट और जियान सेक्ट एक हुए हैं, जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसलिए इन्हें ये जानना तो ज़रूरी था ही। तब इसी पे कुछ उनकी डिस्कशन होती है और डिस्कशन होने के बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कुछ दिन तक यहीं रुकेंगे, मतलब वांगजी और विंग रुकेंगे। तब हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांगजी था जो बातें उतें करके वो चाहता है विंग को ढूंढने के लिए, और विंग को इधर उधर ढूंढ रहा था पर विंग उसे मिल ही नहीं रहा था। ये देख के वांगजी को थोड़ा गुस्सा होता है कि विंग कहाँ चला गया, उसे तो समझ भी नहीं आता, पर विंग मिल ही नहीं रहा था। तभी वो देखता है जियान चन को, और जियान चन को देखने तो वो उसके पास आता और कहता है जियान चन। तब जियान चन वांगजी को देख के जैसा लगता है कि उसको तो बहुत बड़ी खुशी मिल गई, और वो वांगजी के पास तुरंत आता और कहता है आपने मुझे बुलाया, बोलिए मुझसे आपको काम है। तब जब वांगजी था वो एकदम स्टिफ फेस में बनाए रहता है और कहता है हाँ मुझे तुमसे काम था। तब जियान चन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता और कहता है हाँ बताइए बताइए मुझसे क्या काम है आपको। तब वांगजी बिना कोई रिएक्शन दिखाए वो सीधा बोलता है कि मुझे विंग के बारे में जानना है, विंग कहाँ है। ये सुनते ही जियान चन का मुंह बन जाता है और कहता है क्या विंग। तब लान वांगजी कहता है हाँ मुझे विंग के बारे में जानना है, विंग कहाँ पे है, मुझे विंग से मिलना है। तब जो जियान चन था वो कहता है वो तो शीजे के साथ गया है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है लेके चलो, क्योंकि भाई उसे विंग के पास जाना और जितनी जल्दी जाए उतनी ही बेहतर है उसके लिए। तब वो वहाँ से चला जाता है जियान चन के साथ। पर अभी हमें दिखाते हैं उसको आधा घंटा हो गया था चलते हुए, मतलब जियान चन और वांगजी को, पर अभी तक वो लोग नहीं पहुँचे थे विंग तक। और ये देख के वांगजी को गुस्सा आ रही थी और वांगजी कहता है ये क्या है, हम लोग आधे घंटे से बस मार्केट घूम रहे हैं, मुझे विंग तो कहीं मिला नहीं। तब जो जियान चन था वो कहता है वो बस अभी मिल जाएगा, वो एकदम उधर चला गया है ना। और ये कहते हुए जियान चन वांगजी के साथ घूम रहा था और अपनी वो पता नहीं कौन सी अलग सी फैंटेसी में जी रहा था कि वो और वांगजी एक साथ मार्केट घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं तो ऐसे ही कुछ था यार, तो समझ गया था। तब जियान चन अलग ही अपने फैंडम में जी रहा है, तो उसे हम जीने देते हैं, वो अलग अलग रोमांटिक चीज़ें सोच रहा है वांगजी के साथ। ठीक है, तब यहाँ पे हमें वांगजी को दिखाता है, वांगजी जो पूरे मार्केट को इधर उधर देख रहा था और उसे जियान चन के ऊपर गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसे पता है अगर उसने कुछ किया तो विंग को भी बुरा लगेगा। और वांगजी इतने टाइम में विंग से तो इतना अटैच हो ही गया कि अगर विंग को बुरा लगेगा तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा, बहुत पेन फील होगा, तो इसीलिए वो कुछ नहीं करना चाहता है, वो बस जियान चन को सह रहा है एक तरीके से। और इधर जो जियान चन था वो मुंह बना के बस हंसे जा रहा था और वो अपने अलग सोच में, मतलब अलग ही दुनिया में था। और हमें थोड़ी सी जियान चन की दुनिया देख लेते हैं। जियान चन देखता है कि वो वांगजी के साथ हाथ पकड़ के घूम रहा है, उसके साथ तांगुल खा रहा है, वांगजी उसके साथ स्माइल कर रहा है, दोनों एक साथ इंजॉय कर रहे हैं, पूरे मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें जियान चन को पसंद आ रही हैं, पसंद का मतलब जब वो किसी भी चीज़ पे हाथ रख रहा है, किसी चीज़ का रेट पूछ रहा है, किसी चीज़ को उठा के बारीकी से चेक कर रहा है, वो सब वांगजी जियान चन के प्यार में खरीद ले रहा है। ये सब जियान चन की फैंटेसी चल रही थी उसके दिमाग में। और इधर जो वांगजी था उसकी तो अलग ही फैंटेसी थी, आखिर में विंग कहाँ गया। उसने कितना सोचा था कि वो विंग के साथ एंजॉय करेगा, घूमेगा, पर नहीं, विंग ने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ये सोचते हुए वो बस गुस्सा करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था और उसे गुस्सा आ भी रहा था विंग के ऊपर। और तब उन लोगों को अब घूमते हुए 1.5
1.5 घंटे हो जाते हैं। ये देख के अब वांग जी का गुस्सा वांग जी के आपे में नहीं रहता और वो जोर से चिल्लाता और कहता है जियाचन ये क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? मुझे विंग के पास जाना है, समझे, विंग के पास, और मुझे विंग के पास लेके चलो क्योंकि मेरा दिमाग अब ख़राब हो रहा है और मैं और कुछ नहीं सह सकता हूँ। तब जो जियाचन था वो कहता पर मैं तो तुम्हें घुमा। तब वांग जी कहता है बस बहुत हो गया, मुझे कहीं नहीं घूमना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे विंग के पास जाना और मुझे विंग के पास लेके चलो, और अगर नहीं लेके गया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना वांग जी ने जियाचन को डरा दिया था कि जो जियाचन था वो मान जाता और कहता ठीक है ठीक है, मैं लेके चलता हूँ। और ये कह के वो दोनों अब वहाँ से निकल चुके थे और वहाँ से कुछ दूर और जाते हैं, एक तरफ जाते हैं जहाँ पर विंग था नदी में, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग नदी के अंदर घुसा हुआ है, उसने अपने कुछ कपड़े निकाल दिए और जो उसकी पैंट है उसको घुटने तक मोड़ा हुआ है, और मोड़ने के बाद वो पानी में घुस के वहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा है। ये देख के तुरंत वांग जी जाता और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तब विंग वांग जी को देखता और कहता है ओह लंजा तुम आ गए। और ये कह के वो वांग जी की तरफ कुछ लोटस सीड्स और कुछ लोटस लेके भागता है, पर मुँह गिरने वाला था। पर तभी वांग जी बिना अपने कपड़ों की फिक्र किए वो सीधा वांग जी के पास, मतलब वांग जी विंग के पास पहुंचा था और कहता है विंग संभल के, तुम क्या कर रहे हो? तब जो विंग था वो कहता है ओह सॉरी मुझसे गलती हो गई। और ये कह के वो अपने कपड़ों को सही करता है और फिर उसके बाद वो अपने कपड़े उठाने के बाद वो वांग जी के पास आता और कहता है ये देखो ये लोटस सीड है, तुम खा के देखो। तब वांग जी कहता है पर हम तुमने परमिशन ली है, ये किसका है? तब जो वांग जी था उसकी बातें सुनकर विंग कहता है वांग जी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मन करे वो खा सकते हो और लोग खाओ, और तुम्हें नहीं खाना है तो मुझे खाने दो। और ये कह के वो खाने लगता है और वांग जी के भी मुंह में एक तो डाल ही देता है सीड। और इधर किसी की मुट्ठी बहुत ज़्यादा ही टाइट हो रही थी, उसका तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी जो नाखून से अपने नेल से उन्हें अपने ही हथेली में चुभा लिया था और वहाँ से हल्की हल्की ब्लीडिंग भी आ रही थी। लेकिन उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उस इंसान को बस गुस्सा आ रहा था कि आखिर में ये सब क्या है। उसने क्या क्या सोचा था, उसने सोचा कि वांग जी के साथ कुछ तो टाइम अच्छे से स्पेंड करेगा, लेकिन ये विभूषियान ये हर चीज़ में आ जाता है, हर बार बस परेशानी ही क्रिएट करता है। सच में उसका बस चले तो वो विभूषियान को जान से ही मार दे, उसका तो बस ही नहीं चल रहा है। और ये सब यानली देख रही थी जियाचन का रिएक्शन, और ये देख के वो जाती है जियाचन के पास और जियाचन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है जियाचन तुम लैन वांग जी को लेके आया हो। तब जो जियाचन था वो अपनी सीजे को देखता है और कहता है हाँ सीजे मैं ही लेके आया हूँ। तब जो यान लेती वो कहती है ये तुमने अच्छा काम किया कि लेके चले आए, जैसे अब वांग जी और जो विंग है वो दोनों भी अच्छा टाइम स्पेंड कर लें। ये कह के वो वहाँ से जियाचन का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है, पर जियाचन रुक जाता और कहता है शीजे हम कहाँ जा रहे हैं? तब जो यान लेती वो कहती है जियाचन तुम क्या कर रहे हो, हमें चलना चाहिए यहाँ से, और वैसे भी ये इन दोनों का पर्सनल टाइम है तो हमें यहाँ पे नहीं रह के इंटरेक्ट करना चाहिए। तब जो जियाचन था वो कहता पर शीजे मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, पर यानली उसे रुकने नहीं देती, उसे साथ में लेके जाने लगती है। और इधर जो जियाचन था वो पीछे मुड़ के देख रहा था कि विंग कैसे वांग जी के साथ मस्ती कर रहा है, कैसे वांग जी उसे गोद में उठा के घुमा रहा है पानी में। ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और ये आंसू एक नफरत के थे, ना कि किसी और चीज़ के। बस जितने ही जियाचन के आंसू गिर रहे थे उतना ही उसके मन में विंग के लिए नफरत बढ़ता ही जा रहा था, और ये नफरत पता नहीं कहाँ तक जाएगा किसी को भी नहीं पता। और हम अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो विंग थे और वांग जी थे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं, और मस्ती कर के वो लोग घर पे आते हैं। और जब घर पे आता है विंग तब वो देखता है कि यहाँ पर तो अलग ही मौज हो रहा है, मतलब अलग ही चीज़ें हैं जो तैयारियाँ हुई हैं। ये देख के वो तुरंत अपनी मॉम के पास आता है और कहता है माँ यहाँ पे क्या हो रहा है? तब मैडम यूँ बताती है कि यहाँ पर अभी तैयारी हो रही है और यहाँ पर हम कुछ सेलिब्रेशंस करने वाले हैं। तब विंग कहता है क्या सेलिब्रेशन? तब जो मैडम होती है वो कहती है हाँ, और ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छी होने वाली है, तुम्हें भी मज़ा आएगा विंग, तुम आए हो तो मैंने सोचा कोई ना कोई सेलिब्रेशन करा दूँ। तब जो विंग था वो कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, और वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो मान जाता है सेलिब्रेशन में, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है कि आज सेलिब्रेशन होगा, वाह मज़ा आ जाएगा। और ये सोच के वो खुश हो गया था। और इधर हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो जियाचन था वो कुछ लोगों से बातें कर रहा था और कह रहा था तुम लोग तैयार हो जाओ, वैसे भी कल सेलिब्रेशन है और कल यहाँ पे आके तुम्हें बस विंग को मारना है, और विंग के मारने के बदले मैं तुम लोगों को जियान सेक्ट का आधा राशि दे दूंगा, और विंग के मरने के बाद लैंड सेक्ट में मेरी शादी होगी और फिर वहाँ का भी कुछ % मैं तुम लोगों को दे दूंगा। और ये कह के वो उन लोगों को भेज देता, और वो लोग ब्लैक ड्रेस में थे। अब हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है जिस दिन
जिस दिन जश्न था उस दिन का अब विंग और वांगजी तैयार हो चुके थे। और तैयार होने के बाद वो लोग नीचे आते, मतलब अच्छे से तैयार होते हैं। और विंग वांगजी से कह रहा था, वांगजी तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे, ये वो सब अपना बता रहा था। और जो वांगजी था वो बस विंग की बातें सुन रहा था और कह रहा था, हाँ ज़रूर मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा विंग, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब विंग कहता, हाँ यही तो मुझे चाहिए, तुम मेरे साथ ही रहो बस, और कुछ नहीं। और ये कह के विंग स्माइल कर रहा था। और इधर जो वांगजी था वो कहता, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ विंग, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो अब पूरी मतलब तैयार हो जाता। और विंग ने आज एकदम रेड कलर का ही ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। जो देख के वांगजी बस देखता रह जाता विंग को और कहता, विंग तुम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। तब विंग कहता, ओह रियली, मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। और वांगजी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा जाके विंग को किस कर देता। और विंग भी उस किस का रिप्लाई किस से ही देता है। और दोनों कुछ टाइम तक अब किस करते हैं। और किस करने के बाद जो वांगजी था वो कुछ टाइम में विंग को छोड़ देता है। और विंग अब तैयार होके वहाँ से निकलता है वांगजी के साथ। और दोनों जब आते हैं तब हाथ पकड़े हुए आते हैं। और ये देख के जियान chen का तो और भी ज़्यादा दिल जलने लगता है। और अब जश्न की शुरुआत हो चुकी थी। पहले मैडम यू एक लालटेन जलाती हैं जो हवा में छोड़ देती हैं, और उसके बाद अब जश्न शुरू हो गया था। इसका मतलब था कि मतलब उन्हें सिग्नल मिल गया है कि जश्न शुरू करना। और जश्न शुरू होने के बाद अब सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। और इधर जो जियान chen था वो बस एक जगह पे खड़ा होकर चुपचाप विंग और वांगजी को देख रहा था। उसके मन में बहुत ज़्यादा ही दुख था। वो देख देख के बस कह रहा था, विंग आज तुम्हारा आखिरी दिन है, और आज तुमसे सबको छुटकारा मिल जाएगा। जो तुम सबके लाइफ में पनौती लेके आए हो, सबकी खुशियाँ छीन लेते हो ना, सब कुछ से छुटकारा मिल जाएगा। बस तुम अब इस दुनिया से जाने वाले हो। और ये कह के वो खुश हो रहा था। और खुश होते हुए वो बस देखे जाता। और तभी उसके पास यहाँ ले आती है और कहती है, जियान chen तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें चलना चाहिए ना एंजॉय करने के लिए। तब जियान chen कहता है, नहीं शीजी मेरा मन नहीं, आप जाओ। तब जो यहाँ थी वो कहती है, जियान chen देखो किसी बात का भी तुम गिल्ट मत रखो अंदर, ना किसी बात का बुरा मानो, किसी बात का अगर कुछ भी है तब तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जियान chen। तब जियान chen कहता है, नहीं शीजिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और ये कह के वो बस यानली को देखता। और यानली फिर कुछ नहीं बोल पाती है। वो भी जानती है कि वो कुछ नहीं बोल सकती जियान chen के सामने। जियान chen ऐसा ही है, वो उसकी बातें ही नहीं सुनेगा, तब इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। और जियान chen भी ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो फिर आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट अचानक से एक शंखनाद होता है, मतलब कुछ ऐसी आवाज़ जैसे मतलब जैसे महाभारत में शंख बजता था, वैसे ही उनका भी कुछ सायरन टाइप में था जिसको मुंह से बजाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ वो लोग बजाते हैं। तब उसी की आवाज़ से सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमला हुआ है और युद्ध छिड़ने वाला है। ये सुनते ही अब भगदड़ मच जाती है। और ये सुनते ही वांगजी और विंग भी सतर्क हो जाते हैं। और सब लोग एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर में इतने सारे सिक्योरिटी में ऐसे कैसे हो सकता है। और मैडम यू तुरंत अपने सैनिकों को तैयार करने लगती है। और सैनिकों को तैयार करने के बाद वो युद्ध में भेजने लगती है। पर तब तक जो उनके दुश्मन थे वो अंदर घुस आए थे, और किसी गद्दार नहीं घुसाया होगा। सबको ये पता चल गया था क्योंकि जियान chen भले एक छोटा सेक्ट है लेकिन ये लोग भी पावरफुल है, इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं। और ये लोग ऐसे ही घुस के बिना किसी को मारे, बिना किसी को पता चले तो इसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसलिए सब लोग हैरान थे कि आखिर में ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, उनकी अब क्या होगा। और अब मैडम यू भी लड़ाई पे निकल चुकी थी। और इधर लैन वांगजी में जा रहा था। और वो विंग को कहता है, विंग तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। पर विंग कहता है, नहीं मैं भी जाऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे। अगर तुम गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग चुपचाप यहीं पे बैठे रहो, और अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो जाओ रूम में रहो, कुछ भी मत सुनो, बस जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम रूम से निकलना मत। और उसे अच्छे से करके वो चला जाता है बाहर, और वो बाहर लड़ने लगता है। और हमें इधर दिखाया जाता है रूम में हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग बैठा हुआ था और अभी युद्ध चलते हुए 3 घंटे हो चुके थे। और विंग बस डरा हुआ था, वो बस नाम ले रहा था गॉड का और प्रे कर रहा था, प्लीज़ वांगजी ठीक हो, गॉड प्लीज़ वांगजी ठीक हो। और इधर तभी उसके रूम का डोर खुलता है और वो देखता है कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं। और वो धीरे से देखता है, तब वहाँ पे देखता है जियान chen है अपने हाथ में तलवार लेके। ये देख के उसकी खुशी होती है कि चलो जियान chen आ गया, वो बच जाएगा। और वो तुरंत वहाँ से निकलता और कहता है, जियान chen भाई तुम आ गए। और ये कह के वो जियान chen की तरफ दौड़ता है। और जियान chen जैसे ही विंग को देखता है वैसे ही वो विंग
उसके पास जैसे ही आता है गले लगाने के लिए, वैसे ही जियानचंद विंग को धक्का देता और कहता है विभूषण सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तब जो विंग था वो कहता है जियानचंद तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। तब जियानचंद कहता है हाँ ये सब तुम्हारी गलती है विंग, विभूषण सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है ये सब क्यों हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारे राज्य पर तुम्हारी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ। तब विंग कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी वजह से क्यों हमला होगा। तब जो जियानचंद था वो देखता है विंग को और कहता है हाँ ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से। और ये कह के वो विंग से कहता है तुम्हारी वजह से मुझे दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ा और तुम्हें मारने के लिए मुझे इन लोगों को लाना पड़ा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये लोग तुम तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, मुझे ही आना पड़ेगा तुम्हें मारने के लिए। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद अकेला ही तुम्हें मार देता, ना कि मैं इनकी मदद लेता। तब विंग ये सुन के हैरान होता और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो जियानचंद, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे बारे में। तब जो जियानचंद था वो कहता है बस करो, तुम मेरे भाई भी नहीं हो, मुझे पता है कि तुम मेरे सौतेले भाई हो, तुम मेरे अडॉप्टेड भाई हो, जिसे मेरी माँ बाप ने बस अडॉप्ट किया था तरस खा के। और तुम आके यहाँ पे मेरी खुशियों का तुमने गला घोट दिया, तुमने मेरी खुशियाँ ले ली, तुमने मेरी जगह वांगजी से शादी कर ली, जो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं है। और मैं इसका बदला लेके रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं बदला लेके रहूँगा विंग। तब विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो जियानचंद, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ जियानचंद, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब जियानचंद कहता है नहीं, मेरा और तुम्हारा सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं और मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, सीधी बात, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे दूर ही रहना पसंद करूँगा। और ये कहते हुए वो विंग के ऊपर हमला कर देता और विंग एक हाथ पे मार देता और विंग का हाथ जो था वो कट जाता है, जिसकी वजह से विंग बहुत तेज़ से चिल्लाता है। उसके हाथों में पेन भी होने लगा था, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता और कहता है जियानचंद ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो जियानचंद, मैं तुम्हारा भाई हूँ जियानचंद। तब जियानचंद कहता नहीं तुम मेरे भाई नहीं। और ये कह के वो फिर से अपने तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। तभी वहाँ पे यानली आ जाती और यानली कहती है जियानचंद ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो जियानचंद था वो अपने शीजे को देखता और वो थोड़ा हैरान हो जाता और कहता है शीजे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तब यानली कहती है जियानचंद ये सब क्या है, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जियानचंद कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ शीजे, इसने मेरे प्यार को छीन लिया शीजे, मैं क्या करूँ, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए इसकी कहानी ख़त्म कर दूंगा, इसकी अस्तित्व को ख़त्म कर दूंगा। तभी जो यानली थी वो सामने आती है और वो विंग के कंधे को पकड़ती है, उसे दबाती है जैसे विंग का ब्लड लॉस ना हो और कहती है जियानचंद ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अगर वांगजी के फेद में होते तब वांगजी से तुम्हारी शादी होती, देखो तुम्हारी शादी तय हुई थी, लेकिन अब अगर तुम विंग और वांगजी को अलग करोगे फिर भी तुम विंग की जगह नहीं ले सकते वांगजी के लाइफ में, क्योंकि वांगजी विंग से ही प्यार करता है, ना कि वो अपना प्यार तुम्हें देगा। तब जियानचंद कहता नहीं शीजे आपको नहीं पता, अगर ये मर जाएगा ना तो वांगजी मुझसे शादी करेगा और फिर उसका सारा प्यार मुझे मिलेगा। तब यानली कहती नहीं जियानचंद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वांगजी तुम्हें तब भी नहीं अपनाएगा, तब भी नहीं, और तुम ये बात याद रखना जियानचंद। तब जियानचंद कहता है शीजे मैं क्या करूँ शीजे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शीजे। तब यानली कहती है मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम अपने आप को संभालो, तुम संभालो जियानचंद, तुम संभल सकते हो। और ये कह के वो समझाने लगती है जियानचंद को, पर जियानचंद के सर पर से सारी बात जा रही है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो बार बार बस विंग को मारने की ही बातें कर रहा है कि वो विंग को ख़त्म करेगा, विंग ख़त्म होगा तभी उसके पास आएगा वांगजी और वो वांगजी को फिर अपने साथ रखेगा, बहुत खुश रहेगा वांगजी के साथ। बस उसके दिमाग में यही सब चल रहा है। और इधर जो विंग था वो अब नीचे गिर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जियानचंद फिर से बढ़ने लगता है विंग को मारने के लिए। पर तभी कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो लोग जियानचंद को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पे मैडम यू और वांगजी आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जीत चुके थे। और वहाँ पर जब वांगजी देखता है कि विंग को इतना ज़्यादा चोट लगा है, ये देख के वो खड़ा होता है और कहता है ये किसने किया। और तभी उसकी नज़र जाती है जियानचंद और जियानचंद को वो इतने ज़्यादा गुस्से में देखता है कि जियानचंद तो अभी जल के राख ही हो जाए और वो तुरंत तलवार निकालता और जियानचंद को मारने जाता है। पर मैडम यू सामने आ जाती और वो वांगजी से कहती प्लीज़ ऐसा मत करो, ये मेरा बच्चा है। तब वांगजी कहता है हाँ आपका बच्चा है, इसने मेरे विंग के साथ जो किया उसके बाद मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, चाहे जो हो जाए। तब मैडम तो कहती है नहीं प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरी बच्चे से गलती हो गई, अब वो ऐसा नहीं करेगा। और इधर जो विंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता और कहता है लंचा प्लीज़ ऐसा मत करो। और उसकी हालत इतनी बुरी देख के वांगजी को रोना आ रहा था और वो तुरंत हीलर को बुलाने के लिए कहता है और मैडम यू तब हीलर को बुलाती है और हीलर वहाँ पर
आ जाते हैं कुछ ही टाइम में, क्योंकि वो बाहर पे सबको कर रहे थे ना इलाज, तो इसलिए वो आते हैं थोड़ी देर में और वो विंग का इलाज करना स्टार्ट करते हैं। और विंग का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, लेकिन जो जो वांगजी था वो अब विंग के पास बैठा हुआ था और ऊपर से यानली ने उसका हाथ दबा के रखा हुआ था, तो इसीलिए ब्लड लॉस थोड़ा कम ही हुआ था यानली की वजह से, क्योंकि यानली ने पकड़ा हुआ था। तो इस वजह से विंग का थोड़ा हालत ठीक था और वांगजी की आंखों में आंसू था और वो विंग से बार बार माफिया मांग रहा था कि विंग मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं गया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, विंग मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वो बार बार विंग से माफ़ी मांग रहा था और विंग अभी बेहोश था। और हमें अब यहाँ से डायरेक्ट सीन शिफ्ट करके दिखाते 1 महीने बाद का। 1 महीने के अंदर विंग के हाथ में स्टैचेस लगे और फिर वो अपने हाथों का यूज़ नहीं करता था, और इस चीज़ में वांगजी ने उसका पूरा का पूरा साथ दिया। वांगजी हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था और जब से उसकी शोल्डर कटी हुई है तब से वो पूरा साथ दे रहा है वांगजी। विंग का हर काम करता है, विंग का ड्रेस चेंज करता है, विंग को बात दिलाता है, विंग का हर मतलब A to Z काम वांगजी करता है। और ये सब देख के वांगजी की इतनी एफर्ट देख के विंग की भी आंखों में आंसू आ जाते थे कि कोई ऐसा इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई इतना कैसे कर सकता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, पर हाँ उसके दिल में था कि हाँ मेरे लिए ये कितना अच्छा है, मैं सच में बहुत ज़्यादा ही लकी हूँ। हाँ मैंने जियान चंद के साथ बुरा किया, मुझे जियान चंद का प्लेस नहीं लेना चाहिए था, पर मेरी लाइफ में अब वांगजी है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ और जो मुझसे इतना प्यार करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग के अंदर गिल्ट था ना कि उसने जियान चंद की जगह कैसे ले ली, उसे नहीं लेनी चाहिए था। और जो भी जियान चंद ने किया उसके लिए बीइंग ने जियान चंद को माफ़ कर दिया था, क्योंकि जो भी हो जियान चंद ऐसे अपने प्यार को किसी और के साथ थोड़ी ना देख सकता था। जब नसीब उसको खुद लेके गई थी वांगजी के पास, तो विंग बीच में आके उसी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये भी बात विंग के मन में थी, लेकिन हाँ मैडम यू ने जियान चंद को कुछ महीनों के लिए कारागार में बंद भी कर दिया था कि पहले तुम्हारा दिमाग ठिकाने आए फिर उसके बाद तुम बाहर आओगे। और कुछ और भी छोटे मोटे पनिशमेंट दी गई थी, क्योंकि जो भी चीज़ें थी, जो भी लोगों से हाथ मिलाया था दुश्मनों से, वो जियान चंद ने किया था। जियान चंद ही जाके वन सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया था कि जियान चंद उनकी हेल्प करेगा वन फैमिली को कब्जे में करने के लिए। इसलिए मैडम यू भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी, तो इसलिए उन्होंने पनिशमेंट भी दी, जैसे कारागार में बंद कर दिया, कुछ टाइम तक जियान चंद को गुलामों की तरह काम कराया, जैसे उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाए। और जियान चंद का दिमाग कहीं ना कहीं ठिकाने पे आ भी चुका था, क्योंकि सबसे बड़ा गिल्ट यही था कि विंग ने उसे माफ़ कर दिया। उसने इतना बुरा किया विंग के साथ, विंग की जान लेने की कोशिश की और विंग ने उसे माफ़ कर दिया। इसी वजह से जियान चंद बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो उसके ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम उसे माफ़ कर देते हैं तो उसका गिल्ट उसके अंदर रहता है, वो शर्मिंदा रहता है। तो यही हाल जियान चंद का भी था। वो विंग के ही माफ़ करने से, विंग का इतना बड़ा दिल होने की वजह से वो शर्मिंदा था कि वो उसने क्या करने जा रहा था, उसने क्या बर्बाद कर दिया। उसने अपनी हंसती खेलती फैमिली सब कुछ बर्बाद कर ली। जो लोग उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करते थे, इतना प्यार करते, अब वो लोग उससे नफ़रत करते हैं, बस नफ़रत। लेकिन विंग नहीं करता है, विंग और यानली हमेशा जियान चंद को सपोर्ट करते हैं और हमें यहाँ दिखाया जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और अब विंग और वांगजी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे थे। और विंग का जो हाथ था वो भी ठीक हो गया था और उसी के कुछ दिन बाद उन्हें गुड न्यूज़ मिला कि विंग प्रेग्नेंट हो गया। और ये सुनते ही सब लोग हैरान थे कि आखिर में विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, वो तो एक लड़का है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को भी समझ में नहीं आता, ना वहाँ के डॉक्टर्स को समझ में आता, लैंड क्लैन के डॉक्टर्स को, और किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था। तब जो कुनहन थे वो इन सब का जो भी था जानने के लिए कि आखिर में ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने मैडम यू के पास एक लेटर भेजा था। और मैडम यू को जब ये सब पता चला तब वो तुरंत ही लैंड क्लैन आ गई थी और उन्होंने बताया कि विंग जो है ये एक स्पेशल मेल है जिसके अंदर वार्मथ है और वो बच्चों को जन्म दे सकता है। और यही एबिलिटी विंग को उसकी माँ से मिला है और उसकी माँ के बारे में पहले कोई जानता नहीं था। और जब सब लोग सुनते हैं कि विंग की मदर का नाम कांसे सेरन था, अगर मैं विंग की मदर का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो यार सॉरी, ठीक है। तो
जब उन्हें पता चलता है तब वो लोग सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि जो कांसे सेरन थी वो बहुत ज़्यादा ही फेमस थी, और सबसे बड़ी बात तो वो भौसले सेरन की बेटी थी। तो इसीलिए सबको हैरानी होती क्या विंग इतनी बड़ी फैमिली से आता है, क्योंकि जो भौसले सेरन थी वो भले ही रॉयल फैमिली की नहीं थी, लेकिन उनके पास इतना पावर था, असीम पावर वो कैरी करती थी। और इसी वजह से वो पूरे जो भी वर्ल्ड था, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की नंबर 1 इंसान थी पावर में। उनके पास बहुत पावर थी, और ऊपर से उनके पास हर तोड़ का मतलब हर जोड़ का तोड़ होता था, कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लेती थी। और यही खूबी विंग के भी अंदर है। कुनान ने देखा हुआ है कि हाँ, विंग भी अलग अलग तालिस्मान बनाता रहता है, उसको शौक है, उसको ये सब करने में इंटरेस्ट है। ये सब सोच के एकदम कुरान भी हैरान थे, क्या सच में वो उन्हीं का बच्चा है। वो तो कितने ज़्यादा ही खुशकिस्मत है कि उनके क्लैन में भौसले सेरन का नाती आया है, ग्रैंडसन आया है। ये सब सोच के वो खुश हो गए थे, और वो मैडम यू को भी थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने विंग को इतने अच्छे से संभाल के रखा। क्योंकि जिस टाइम विंग का जन्म हुआ था उस समय कांसे सेरन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे उनके बच्चे के लिए, क्योंकि उनके बच्चे के अंदर भी वैसे ही ताकत थी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को पता नहीं क्या किया, किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ आज पता चल गया कि विंग यहाँ पे है। पर विंग की ताकत कब आएगी विंग के पास, मतलब कब वो अनलॉक होगी, ये सब किसी को नहीं पता है। क्योंकि विंग अभी तो एक साधारण सा इंसान बन के, जो ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं जानता, बस थोड़ी बहुत कल्टीवेशन कर लेता है, ऐसा इंसान बन के रह रहा है। ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, जब कुछ गलत होगा या फिर ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से विंग की शक्तियाँ आनी चाहिए, तब ये सब किया जाएगा। क्योंकि अभी कोई नहीं चाहता है कि विंग की शक्तियाँ विंग के पास आ जाए, क्योंकि हर कोई उस शक्ति के लालच में फिर विंग के ऊपर अटैक करेगा, और विंग की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये सब तो फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, तो हो सकता हो कि आगे चल के विंग की शक्तियाँ अनलॉक करनी पड़े, और फिर उसके बाद विंग को किसी जंग में भी जाना पड़े। तो ये सब अब फ्यूचर की बात है। और यहाँ पे अभी विंग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, जब से उसे प्रेगनेंसी की पता चली, और ऊपर से यान ली, मैडम यू सब लोग उसे विजिट करने के लिए आते रहते। अब तो लैंड क्लैन वाले उसे एकदम पलकों पर बैठा के रखते हैं कि विंग को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ, उसको कितना अच्छा प्रिंसेस ट्रीटमेंट टाइप्स मिल रहा है। तो इसलिए विंग अभी खुश है। अभी फ्यूचर की वो सारी चिंताएं छोड़ चुका है, क्योंकि उसे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, उसे जब पता चला कि उसकी जो मदर थी उनका नाम कांसे सेरन था, उसकी ग्रैंड मदर थी वो भौसले सेरन थी, तो वो सब सुन के वो थोड़ा इमोशनल हुआ था। लेकिन विंग सच में बहुत खुश है, और वो गॉड का थैंक यू भी बोलता है कि चलो उसके रियल पेरेंट्स उसके पास नहीं है, लेकिन इतना प्यार करने वाला फैमिली तो आ गया है उसके पास। तो हेलो दोस्तों, ये FF कैसी लगी यार, कमेंट करके बताना कैसी थी। तो मैंने ये पूरा पार्ट एक ही साथ अपलोड कर दिया, जिससे आप लोग भी एक ही साथ सुन लो, और मैं भी एक ही साथ करके छुट्टी पाऊँ, गंगा नहा लूँ। इसलिए मैंने एक ही साथ कर दिया है। तो जैसा भी लगेगा यार बताना ज़रूर, और मैं फिर से एक वन शॉट लेके आने वाली हूँ जल्दी ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। कल नहीं यार, परसों, ठीक है। तो परसों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय। और हाँ यार, कमेंट कर दिया करो, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो।